હશે ત્યારે એમનું જે અનુભવ છે એ આપણે એમનાથી લઈ લેશું. દોસ્તો, આ વેબિનારના માધ્યમથી કોરોના ઉપર જે વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી જેને આપણે કહીએ, અત્યારે જે નોલેજનું એકમાત્ર કેન્દ્ર બની રહ્યું છે આપણી બધા માટે, વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી, જેમના દ્વારા ભ્રાંતિઓ ફેલાય છે એને દૂર કરી ગભરાયા વગર શું કરી શકાય એના ઉપર પ્રકાશ પાડવાની કોશિશ કરશું. આજે આ વિશેષ આમંત્રિત વ્યક્તિ એટલે કોવિડ યોદ્ધા, ફ્રન્ટ લાઇન વોરિયર આપણે કહી શકીએ, ચાઇલ્ડ એડોલેસન્ટ એક્સપર્ટ અને પેડિયાટ્રિશિયન, સાથે એક નિષ્ણાંત વક્તા અને સામાજિક કાર્યકर्ता જેવા गुणी डॉक्टर राजीव जी मोहता। डॉक्टर साहब, आपका खूब खूब स्वागत है। कोरोना महामारी के विषय पर सटीक जानकारी और डूज और डोंट्स जैसे कई सवालों के जवाब आज आपसे अपेक्षित हैं। आपकी शैली में इस विषय पर आपको सुनना वाकई काफी रोचक होगा। एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और जितनी भी कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां अपने समाज में और हर जगह पर फैली हुई हैं, इन सबको अपन दूर करते हैं और आपकी जो बात रहेगी, आपकी जो दिशा निर्देश रहेंगे, उसको पालन करके जो कोरोना महामारी फैली है समाज में आज हमारे पूरे देश में, उसको लड़ने के लिए हम तैयार होंगे। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू निशांत, थैंक यू नटवर भाई, नटू भाई, जिनकी वजह से मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचा था और कई सालों से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूं श्री पाटीदार युवक मंडल का, जिन्होंने ये सोचा कि हम बातचीत करें एक विषय पर जो आज का गहन विषय है। सर्वप्रथम जय लक्ष्मी नारायण। मेरे से बुजुर्ग जहाँ बैठे हुए हैं उनका मैं आशीर्वाद चाहूंगा, मेरे साथ वाले जो हैं उनको स्नेह और छोटे जो हैं उनको प्यार। हम सब बातचीत करेंगे अगले घंटा, पौन घंटा, जितनी देर आप चाहें उतनी देर। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा और जो पता नहीं होगा उसके बारे में आपको बता दूंगा कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि आज हम कोरोना के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा जीवाणु और कीटाणु है। क्या मेरी आवाज सही आ रही है सब लोगों तक? ओके। तो ये जीवाणु और कीटाणु जो है एक इतना सूक्ष्म कीटाणु है जिसे आंखों से देख पाना असंभव है, जिसे ढूंढने के लिए कम से कम आज नहीं बोलते बोलते 50 लाख साइंटिस्ट पूरे दुनिया में रिसर्च कर रहे हैं। रोज नया एक नॉलेज गेन होता है, रोज एक नई चीज मालूम पड़ती है, रोज एक नया आविष्कार ईजाद होता है, रोज एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, रोज एक दवाई बनती है, रोज एक वैक्सीनेशन बनता है। तो ये हमारा रिसर्च जो पिछले साल भर से है, ये बच्चा जो 1 साल का हुआ है, ये बहुत नॉटी बच्चा है, तकलीफ देने वाला बच्चा है। और ये तकलीफ देने वाला बच्चा जैसे अपने घर में एक हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, बहुत मस्ती करता है, सुनता नहीं है, जिद्दी होता है, आप मारो डांटो समझाओ कुछ भी करो मानता नहीं है। ये बच्चा कोरोना वाला जो है ये बुरी तरह पूरे दुनिया में फैला हुआ है और इसको संभालना सब लोगों के लिए मुश्किल जा रहा है। हमारे अपने समाज के, अपने साथ के कुछ बुजुर्ग हमने खोए हैं, कुछ साथ वाले खोए हैं, कुछ लोगों को हमने देखा है कि अच्छी तरीके से वो लड़ते रहे और अनेकों को हमने वापस आते हुए देखा है। मन में कहीं तो भी एक डर बैठा हुआ, एक भ्रांति है, एक कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन हमें ये बताता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। एक सवेरे कोई कुछ कहता है, दोपहर को कुछ दूसरा मैसेज आता है, शाम तक तीसरा आ जाता है। पिछले साल भर में हमने नहीं बोलते बोलते कम से कम 10 से 20 हजार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस शेयर कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। कोई आयुर्वेदिक होगा, कोई होम्योपैथिक होगा, कोई यूनानी होगा, कोई एलोपैथिक होगा, कोई दुनिया भर का होगा, कोई इटली, स्पेन, ब्रिटिश, लंदन का होगा, अमेरिका का होगा, कोई इंडिया का होगा, कोई हमारे यहाँ जुमरी तलई का होगा, कोई हमारे पाटीदार समाज का होगा, कोई और कहीं का होगा। ये सारे मैसेजेस पढ़ पढ़ के हमारे बीच में और कंफ्यूजन ज्यादा निर्माण हो गया है और हम सब जो हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या और कैसे करें, किसको फॉलो करें और किसको ना फॉलो करें। जो पुराना नॉलेज था उसको फॉलो करें, जो आज के दिन में व्हाट्सएप पे आया हुआ है या गूगल पे हमने ढूंढा हुआ है। जैसा निशांत ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया के अंदर में, वैसे ही गूगल बाबा जो हमारे बीच में बैठा हुआ है ये सबसे बड़ा बाबा है, जो हमें रोज ज्ञान देता है, समय समय पे ज्ञान देता है। और ज्ञान जो देता है वो सही या गलत की परिभाषा शायद हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर आदमी एक ब्लॉग लिख रहा है, हर आदमी अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, हर आदमी अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है।
तो कोरोना है क्या? नटवर भाई ने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया, इन प्रश्नों को आसानी सामने एक रूप में डाल दिया, ताकि मैं आपसे एक रूप में होकर बात करूं और आपके सामने वो बातें रखूं जो आपको सबको पता है मैं क्या कर रहा हूं। गोडाउन में, 4 गोडाउन में अलग अलग चीजें आपकी रखी हुई हैं, अलग अलग तरह की लकड़ियां रखी हुई हैं, उसको शोरूम में लाके सिर्फ चमका के आपके सामने रख रहा हूं। आपको पता है क्या है, सिर्फ चमकाना मेरा काम है और आपके सामने रखना मेरा काम है, ताकि वो चमकी हुई चीज हमें रिवीजन देती रहे और हमें याद दिलाती रहे कि हाँ भाई ये सही था और ये सही को हमने फॉलो करना है। ये सही क्या है, कोरोना है क्या? ये एक वायरस है। किस तरीके से फैलता है इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, पर उसके पहले ये समझें कि ये बहुत घातक बीमारी है। ये कब किसको आएगी मालूम नहीं। ये अमीर गरीब, पैसा, उम्र, एक दिन का बच्चा या 100 साल के बुजुर्ग के बीच का भेदभाव नहीं समझता है। ये सिर्फ ये जानता है कि सांस लेने वाला एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और इस व्यक्ति के सांस में से मुझे अंदर जाना है। ये वायरस का काम है। और ये वायरस आता कहां से है? ये आता एक से दूसरे में फैल रहा है। इसीलिए जैसे निशांत ने कहा कि हमें मास्क पहनना है, हमें सारे वो स्टैंडर्ड मेजर्स लेने हैं जो आपको सबको मालूम है, आप सब फॉलो कर रहे होंगे, ये मुझे 100% विश्वास है। इसीलिए यहाँ पे कम से कम जुड़े हुए 110 लोगों को मैं फिर से अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं और कहता हूं कि बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं। I respect you. I salute to you as the ambassador of this message, because this message is not going to restrict it till to you. It is going to, जैसे मैं 100 से बात कर रहा हूं, आप में से हर व्यक्ति 100 से बात करेगा, इसकी मुझे गारंटी है। और 100 लोग 100 से अगर बात करेंगे तो मुझसे ज्यादा गणित आप पक्का है, आप लाख लोगों तक कल, आज से कल तक पहुंच जाएंगे। और इस तरीके से अगर ये मैसेज हम भेजते रहे, सही मैसेज, तो शायद हम पूरे दुनिया में पाटीदार समाज का नाम एक गोल्डन लेटर्स में लिख के भेजेंगे कि पाटीदार युवक मंडल ने एक ऐसा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जिसमें हर व्यक्ति एक एम्बेसडर था, जिसने अपने परिवार को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, ससुराल वालों को, मैके वालों को, इधर उधर, यहाँ से गुजरात तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ और साउथ तक, हैदराबाद जितने लोग थे उन सब तक ये मैसेज पहुंचाया, सही मैसेज, और उन्होंने वो मैसेज और आगे फॉरवर्ड किया। ये मैसेज फॉरवर्ड करना इसीलिए जरूरी है कि हम साइंस पे बात कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं। मैं साइंस आपके सामने पुट अप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सूक्ष्म वाला जो कीटाणु है, ये सांस में से, हमारे सांस में से अंदर पहुंचता है। अगर हमारे इस दुश्मन को हमें रोकना है तो हमें अपनी सांस को रोकना होगा। सही कहा मैंने? कितने लोग सांस को रोक सकते हैं? कोई भी नहीं रोक सकता सांस को। सांस तो आती और जाती है, ये ऑटोमेटिकली आने जाने वाली है। दिस इज एन इनवॉलंटरी फंक्शन। हम दिल को नहीं रोक सकते कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है तो मैं रोक लूं। मेरा दिल वैसे ही धड़कता रहेगा, मेरी सांस वैसे ही चलती रहेगी, मेरा दिमाग और सारी चीजें वैसे ही चलती रहेगी जैसे चलनी चाहिए। इट्स एन ऑटोमेटिक वर्क। इस ऑटोमेटिक वर्क के साथ में हवा बह रही है, तूफान आया हुआ है, कीटाणु फैले हुए हैं, कीटाणु पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। कीटाणु दिख नहीं रहे हैं पर मेरे और आपके बीच में भी फैले हुए हैं। परिवार में जो 10 लोग रह रहे हैं, वो 10 के बीच में हवा में फैले हुए कीटाणु हैं। ये कीटाणु मेरे शरीर में ना आए, इसीलिए सांस रोकने के बजाय सांस के सामने एक मैं पर्दा बांध दूं ताकि वो चीज अंदर ना आए, और इस पर्दे को हम मास्क कह रहे हैं। ये मास्क हर व्यक्ति ने पहनना कंपलसरी है। जब छत में, एक छत में रहने वाले एक परिवार के सारे सदस्य एक जगह पे हैं, जहां एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं है, तो आप मास्क नहीं पहने तो भी चलेगा। अब घर में कब मास्क पहनना चाहिए इस पे भी हम बात करेंगे। कब जरूरी होता है कि घर में भी हमें मास्क पहनना है, पर हमें ये जरूरी है कि हम एक छत में रहने वाले सारे के सारे व्यक्ति अगर घर में हैं, बाहर से कोई आया हुआ नहीं है, कोई जा नहीं रहा है, तो हम सब बगैर मास्क के रह सकते हैं। घर में आपस में मास्क पहन नहीं। अगर घर में कोई बीमार हो रहा है तो उसे मास्क पहनना जरूरी है, अदरवाइज मास्क पहनना जरूरी नहीं है। और जब वो मास्क पहनता है जो बीमार व्यक्ति है, जिसे खांसी, सर्दी, कफ, बुखार या कोरोना है, या ये मालूम नहीं पर कोरोना होने के चांसेस लगते हैं, तब हमने भी मास्क पहनना है और उस व्यक्ति में भी मास्क पहनना है, क्योंकि वो छींक और खांसी से और बात करने से, और वो जो बात करने से लार निकलती है या थूक निकलता है जो हमारे नजरों को नहीं दिखता है, उससे भी ये वायरस हमारे शरीर में आता है। अब आने के लिए ये और क्या क्या तरीके से आता है? ये आता है जो सरफेसेस पे। अब ये कैसे फैलता है बताता हूं मैं। अगर हम एक बार छींकते हैं
या एक खांसी आती है ऐसा करके, तो एक खांसी और एक छींक में 60,000 जंतु कम से कम निकलते हैं नॉर्मल। कोरोना के वायरस के हमको गिनती नहीं मालूम कितने निकलते हैं। और ये 6 फीट तक बड़े एयर ड्रॉप्स में, एयर ड्रॉपलेट कहते हैं जिसे, थूक या लार या सलाइवा कहेंगे, उसके थ्रू ये वायरस हवा में से जेट जैसा निकलता है और वो 6 फीट तक जो व्यक्ति सामने आया हुआ है उसको अटैक करता है। उसके बियॉन्ड भी ये जाता है, 6 फुट के आगे 12-13 फुट तक फैलता है। सबसे पहले जब वायरस इजाद हुआ, जब वायरस का रिसर्च हुआ, तो 2 महीने बाद में ये आया था कि 13 फुट दूर रहना चाहिए। पर अगर हम 6 फुट नहीं रह पाते हैं तो 13 फुट दूर कहाँ से रहेंगे? 13 फुट रहेंगे तो शायद हम नागपुर में रहने से हम यहाँ से अमरावती, अकोला और भंडारा और गढ़चिरौली तक पहुंच जाएंगे। हम इतने सारे पॉपुलेटेड लोग हैं, तो हम 6 फुट में रहें कैसे, ये हमें समझना जरूरी है। तो हमने हमने ये ध्यान देना है कि हमारी खांसी और छींक से वायरस फैल रहा है, हमारे बात करने से वायरस फैल रहा है, हमारे जोर से बात करने से फैल रहा है, हमारे रोने से हंसने से फैल रहा है, हमारे जोर जोर से बोलने से फैल रहा है। तो हमारा मुंह खुला और ये वायरस निकला, हमारे नाक से सर्दी निकली और छींके हम, उससे ये वायरस निकला। ये वायरस आपके नाक में गया, आपके मुंह में गया, आंख में गया और ये अंदर पहुंचा। अब हमने जब मास्क पहना तो हमारे नाक और मुंह तो हमने ढक लिए पर आंख नहीं ढकी, इसीलिए हम कहते हैं शील्ड पहन। आप लोगों ने देखा होगा कुछ व्यक्ति शील्ड पहन के घूम रहे हैं, कुछ व्यक्ति नहीं पहन रहे। आप हॉस्पिटल गलती से पहुंचे होंगे, ना पहुंचे होंगे तो खुशी की बात है, पर पहुंचने का मौका आया होगा किसी भी कारण, कोविड के कारण भी, तो डॉक्टर लोग शील्ड पहन के बैठे हुए हैं, नर्सेज शील्ड पहन के बैठी हुई है, क्योंकि वो 50-100 पेशेंट जब देखते हैं तो 50-100 के कीटाणु वहां फैले हुए हैं। तो ये शील्ड में अगर आपने प्लास्टिक का वो पहना हुआ है, अगर कोई छींक भी रहा है तो आंख में वो कीटाणु नहीं जाएंगे। तो आपने आंख बचाई, नाक बचाया, मुंह बचाया। अब होता क्या है, गलती से आपको लगा अरे यार मुझे तो अब रुक नहीं रहा है, मुझे नाक को हाथ लगाने की इच्छा हो रही है, मैंने नाक को हाथ लगाया, पर पहले मैंने मेरे हाथ साफ नहीं किए थे और मैंने इधर उधर कहीं सरफेस पे हाथ। तो जब मैं खांसता हूँ तब निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, मैं छींकता हूँ तो एयर निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, और जो ये कुछ कुछ 6 फुट तक जाके फिर जमीन पे गिर जाते हैं या सरफेसेस पे गिरते हैं। टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, दरवाजे के नॉब्स हो गए, चाबी हो गई, खिलौने हो गए, जो चीज वहां पड़ी है उस पर करते हैं, और उस पर कई घंटों तक ये जिंदा रहते हैं। ये मर नहीं जाते हैं तुरंत, कई घंटों तक जिंदा रहते हैं। और कई बार तो ये कहा जाता है, अभी भी रिसर्च कह रहा है कि प्लास्टिक सरफेसेस पे, स्टील के सरफेसेस पे, या जो खड्डा आता है, बॉक्स आता है, पुट्ठा आता है, उसके ऊपर ये 3-3 दिन तक, न्यूज़पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर ये 3-3 दिन तक जिंदा रहते हैं। ये अलग अलग चीज कहती है, कोई कहता है नहीं होगा, कोई कहता है होगा। हम ये समझ के चलते हैं कि हाँ भाई होगा। आप लोगों में से कितने लोग अमेरिका वीजा के लिए गए, मुझे मालूम नहीं, बहुत सारे लोग अमेरिका गए। जो वीजा के लिए जाते हैं तो सामने वाला ये समझता है, हमारा इंटरव्यू जब लेता है, ये व्यक्ति अमेरिका जाने ही वाला है, वापस नहीं आने वाला है, इस हिसाब से वो रिजेक्ट। हमें ये समझना है कि ये कोरोना मुझे लगने ही वाला है भाई, ये कोरोना जो सामने वाले को सर्दी हुई है इसके थ्रू मुझे आने ही वाला है पक्का, 100 पैसा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पर यह समझना है कि ये कीटाणु मुझे में ना आए, इसलिए मैं कैसे बचाव करूं। इसीलिए सामने वाला अगर खांस रहा, छींक रहा है और मुझे अगर वो लगता है कि खांसी छींक मुझ तक पहुंच रही है, तो मैंने अपने आप को बचाना है। मैंने किसी व्यक्ति के साथ में अगर बात करनी है तो आमने सामने 6 फुट दूर, कम से कम 6 फुट दूर, और 1.5 मिनट के ऊपर बात नहीं करनी। 1.5 मिनट, कुल मिला के 1.5 मिनट। अगर इसके ऊपर आप साथ में रहते हैं तो आपने चेहरा घुमा लेना है, मैंने इस तरफ देख के बात करनी है और आपने उस तरफ देख के बात करनी है। यानी जैसे कि हम 36 का आंकड़ा बनाते हैं दुश्मनी वाला, वैसे हम बात करेंगे, या हम इस तरीके से बात करेंगे, हम हैं ऐसे पर इधर इधर मुंह है, या हमारे मुंह एक में के सामने ना हो, ताकि मेरी खांसी सर्दी आपको ना लगे, मेरा थूक और कीटाणु आप तक ना पहुंचे और आपका मुझ तक ना पहुंचे। हम एक रूम में एक व्यक्ति के साथ में, अननोन व्यक्ति के साथ में, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली वाला हो, वो अगर नजदीक आ रहा है तो हमने 15 मिनट से ज्यादा एक रूम में नहीं रहना है। और खुले में रहते हैं तो आप कितनी देर साथ में रह लें, अगर 6 फुट का अंतर है और आपने मास्क और शील्ड पहना हुआ है तो आपको वो कीटाणु नहीं आएंगे। गारंटी कोई नहीं देता है, पर 99% है कि वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। और 99% यानी 100% हम समझ के चलते हैं, है ना। तो हमने ये ध्यान देना है। अब मास्क कैसे पहनना है, मास्क कौन से होने चाहिए, मास्क किसने कौन से पहनने, 2 साल के ऊपर के हर बच्चे को मास्क पहनना है, बुजुर्ग 100-125 साल तक सब लोग मास्क पहनेंगे। अब जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तब, हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं तब, हम सब्जी लाने जा रहे हैं बिल्डिंग के नीचे तब, बच्चे मिल रहे हैं तब, अड़ोस पड़ोसी के बच्चों से मिक्स हो रहे हैं तब, हमारे घर में नाना नानी, दादा दादी, बुआ मासी, चाचा चाची, अड़ोस पड़ोस के परिवार के रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोसी अगर कोई भी आया हुआ है, हमने तुरंत मास्क पहन लेना है, क्योंकि बाहर से आ रहा है दूसरे परिवार का।
आपको ये ध्यान देना है, एक छत में रहने वाले एक परिवार के व्यक्ति जो घंटों साथ में रहते हैं, उनमें कॉमन वायरस होगा, वो नहीं फैलेगा। पर बाहर से आपके घर के व्यक्ति जो काम करके आए हुए हैं, उनके लिए कुछ प्रिकॉशन है, मैं बताऊंगा आपको। वो अगर बाहर से आए हुए हैं तो उनकी प्रिकॉशन अपन बाद में लेंगे, पर वो प्रिकॉशन लेने के बाद जब आते हैं तब भी वायरस का चांस रहता है। तो तुरंत बाथरूम में जाएं, नहाएं और उसके बाद फिर घर के अंदर बाकी लोगों के साथ मिक्स हो, ना कि हाथ धो लिए, मास्क पहन लिया और मास्क अपन ने ये कर लिया। तो मास्क हमने कैसा पहनना है? हमने सर्जिकल मास्क नहीं पहनना है, पर 3 प्लाई मास्क होता है, 3 लेयर का मास्क बनने लगा है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या आपका समाज मास्क बांट रहा है, सस्ते में होलसेल रेट में आप तक पहुंचा रहा है, वो खरीदिए। घर का दुपट्टा, घर का साड़ी का पल्लू ये काम नहीं करेगा, चाहे 3 लेयर आप ले लें, क्योंकि वो कपड़े के अंदर के जो माइक्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और ये जो नैनोमीटर वाला वायरस है, कोरोना वाला, ये वायरस उस कपड़ों के थ्रू भी 3 लेयर ले ले, 4 लेयर ले ले, हाथ तक पहुंचेगा। तो साड़ी का पल्लू या दुपट्टा काम का नहीं है, आपको मास्क यानी मास्क ही पहनना है। अब मास्क का जो हॉस्पिटल में जा रहा है, किसी को विजिट करने के लिए, या हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ योद्धा यहाँ पर होंगे, तो आपको N95 मास्क ही पहनना है। अब इस मास्क को कैसे करना है? मास्क आप 6 घंटे पहनेंगे, बाद में दूसरा मास्क पहनेंगे। अगर मास्क गीला हो जाता है उसके पहले मास्क आपको बदल लेना है। अगर मास्क आपका सूखा है, 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, बाद में उसको रीयूज करने के लिए आपको फिर से वॉश करके, बॉईल करके पहनना है। वॉश कैसे करना है इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मास्क आपने पहनना कैसे है, ये आपको मैं पहन के बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। मास्क हॉस्पिटल में देखता हूँ बहुत सारे व्यक्ति मास्क पहन के आते हैं, पर मास्क पहनते समय आपने यो मास्क रखा हुआ है, आपका नाक खुला हुआ है, मास्क सिर्फ मुंह को ढक रहा है, ये काम का नहीं है। आपको मास्क जो है नाक के ऊपर चढ़ाना है। आपने चश्मा पहनना है, चश्मा उतार लीजिए, मास्क को पहन लीजिए, यहाँ पे नोज क्लिप होनी चाहिए, मगर नोज क्लिप का मास्क काम का नहीं है। नोज क्लिप को आपने दबाया ताकि ये नाक पे बराबर फिक्स हो गया और ये चमड़ी पे फिक्स हो गया, और फिर आप अपना चश्मा पहन ले ऊपर से। चश्मे के अंदर मास्क रहना चाहिए, ऊपर नहीं, ताकि वो कीटाणु जो है वो वहीं रुक जाए और आपके आंख तक ना पहुंचे। आपके सांस के कीटाणु जो दूसरों के कीटाणु जो आ रहे हैं, मास्क आपने पहना, आपने मास्क को ऊपर चढ़ाया और ये चीन के नीचे ये लेयर पकड़ के खींच लिया। अब आपने मास्क जो पहना हुआ है, इस मास्क को आपको बार बार सामने से हाथ नहीं लगाना है। मैं नया मास्क पहना हुआ हूं, इसलिए आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये मास्क नीचे सरकता है, आप उसको बाहर खींचते हैं, फिर इधर उधर भागता है, फिर उसको एडजस्ट करते हैं। आपने सामने से मास्क को हाथ लगाया, आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा था, ये सरफेस जो है सामने वाला, ऊपर का जो लेयर है, इस पे कोरोना का वायरस बैठा हुआ है। आपने हाथ लगाया और गलती से आपका नाक आंख में खुजली है, या आपने आंख में हाथ डाल लिया, आपको लगा अरे यार मेरा तो पान फंसा हुआ है, या आपने गुटखा खाया हुआ है, सुपारी आपकी फंसी हुई है, आपने मुंह में उंगली डाल ली, मैंने तो मास्क पहना था, मुझे नहीं मालूम कोरोना कैसे आ गया मुझे। आपने मास्क को सामने से हाथ लगाया, कोरोना वायरस आपके हाथ में आया, हाथ से नाक आंख मुंह में चला गया और वायरस अंदर पहुंच गया। अब आपको मास्क को सामने से हाथ नहीं लगाना है। मास्क को उतारना कैसे और पहनना कैसे, इसका भी तरीका है, मैं आपको बताता हूं। आपने सिर्फ ये क्लिप को हाथ लगाना, ये क्लिप कान पर से उतारने के लिए आपने उंगली डाली और उंगली से क्लिप को उतारा, और इस मास्क को उतार के इस तरीके से आप फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपने चाय पीनी है घर के अंदर या कहीं भी, और वापस उसको इस तरीके से ही पहनना है, कहीं भी हाथ नहीं लगाना है आपको। सिर्फ ये बंद जो है, बंद क्योंकि कान के पीछे गए हैं, उस पर वायरस बैठने के चांसेस कम है। आपने वापस ये पहना और फिर से नीचे के लेयर को नीचे खींच लिया। अब आधी बार हम क्या करते हैं, हम चाय की दुकान पे खड़े हुए हैं, हम पान ठेले पे खड़े हुए हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, हमने मास्क को नीचे उतारा और यूं टांग के रख दिया, हमने मुंह खोल लिया, नाक खोल लिया, चाय पी ली और फिर से मास्क को सामने से पकड़ के यूं पहन लिया। सबसे गलत काम किया। सबसे पहले तो ये कि पब्लिक प्लेस पे आपने मास्क उतारा, दूसरा ये कि मास्क को सामने से हाथ लगाया, तीसरा ये कि मास्क को आपने यहाँ पहन लिया। अब यहाँ पहनने से क्या हुआ बताता हूँ आपको मैं। ये मेरा मास्क जो है ये कहाँ तक, ध्यान से देखिए, ये पहुंच गया गले की, यहाँ पर जो ये होता है ना, एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, एडम्स एप्पल, यहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये मास्क मेरा जो है ये सिर्फ यहीं तक रहना चाहिए। जिस समय ये यहाँ पहुंचा, उसके पहले जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो ये मेरा गला खुला हुआ था, ये गले के अंदर में आपने बातचीत करी, किसी और से व्यक्ति से बातचीत करी, कोरोना के वायरस पूरे मेरे यहाँ गले में बैठे हुए हैं, ये स्किन पे लगे हुए हैं। मैंने मास्क को नीचे उतारा, चाय पी, ये मास्क के अंदर से
मास्क के अंदर से ये गले में स्किन को टच हुआ, यहां पर मास्क आप लोग सब देख पा रहे हैं? कोई एक व्यक्ति अंगूठा ऊपर कर दे, हाथ ऊपर कर दे। ओके ग्रेट। तो ये मास्क जो है ये स्किन को अंदर टच हुआ, और टच होने के कारण ये स्किन, ये मास्क के अंदर से मेरे गले का जो स्किन पर के वायरस थे, कोरोना वायरस, वो मास्क के अंदर पहुंच गए, और फिर मैंने मास्क को ऊपर चढ़ा लिया जैसे ही मेरा चाय हुआ, तो ये वायरस, मेरे अपने वायरस मास्क के अंदर पहुंचे। और मैंने आंख नाक मुंह में हाथ नहीं लगाया था, हाथ साबुन से धोया था, सैनिटाइज भी किया था, पर मेरे गले के जो चमड़ी पे बैठे हुए मास्क थे, सॉरी कोरोना वायरस थे, वो मास्क के अंदर पहुंचे, और मास्क के अंदर से अपने आप ही मेरे नाक मुंह में चले गए और मुझे कोरोना हो गया। आया ध्यान में? मास्क को पहनने का तरीका, मास्क को उतारने का तरीका, संभाल के रखने का तरीका, वापस पहनने का तरीका। आपको चाय पीनी है, आप मास्क पूरा उतार के रख दीजिए। आपको सरफेस ऐसा जो है ऐसा रखना है ताकि ये जो अंदर पहनने वाला जो सरफेस हो, अंदर पहनने वाला जो सरफेस हो वो टेबल को टच ना हो। आप इस तरीके से रखें, टेबल पे ये चलेगा, पर इस तरीके से आप रखेंगे तो टेबल पे बैठे हुए जो कीटाणु हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे कीटाणु हैं, ये मास्क के अंदर पहुंच जाएंगे और वापस आपके नाक गले में पहुंचेंगे। तो आपको मास्क को रखना इस तरीके से है ताकि मास्क के बाहर कीटाणु लगे, अंदर ना लगे, और वापस मास्क जब आप रीयूज करें तब उस मास्क के अंदर से वो वायरस आपको ना पहुंचे। अब मास्क को डिस्पोज ऑफ कैसा करना है? मास्क में आपको रोज, आपको अगर आपका डिस्पोजेबल मास्क है, एक बैग में डालना है, जो आपको बैग को टाई अप करके उसको कॉर्पोरेशन वाला जो गाड़ी आती है उसको हैंड ओवर अलग से करना है, ना कि सूखे कचरे और गीले कचरे में डालना है, उसको अलग से हैंड ओवर कर। मास्क है, ये मास्क हम फेंक रहे हैं, घर के 4 मास्क हैं, 6 मास्क हैं, जो भी है। आप रीयूज वाला मास्क पहन रहे हैं तो आपको उसको, अगर अगर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में हाईएस्ट टेम्परेचर पे ये पूरा कोरोना खत्म होने तक, कम से कम साल भर 2 साल, कितने दिन चलेगा हमें किसी को नहीं मालूम। तो अगर हमको ये मालूम है कि ये वायरस है अभी फैला हुआ, तब तक हमारे घर के सारे लोगों के कपड़े जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो जितना भी होगा, और हाईएस्ट टाइम, हमारी वॉशिंग मशीन जो है 120 मिनट चलती है हाईएस्ट टेम्परेचर पे, तो उसमें खुलना चाहिए, और उसके बाद उसको ड्रायर पे सुखाने के बाद फिर धूप में डालना चाहिए। अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो आपको उबलते पानी में ये कपड़े थोड़ी देर रखने हैं, और उसके बाद 2 घंटे वो साबुन के रहने देने हैं, और उसके बाद फिर धो के उसको सुखाना है 2 घंटा, या हाईएस्ट टेम्परेचर इन वॉशिंग मशीन। ये हो गया मास्क। अब मास्क जो है वो उसके बाद हैंड वॉश कैसे करना चाहिए वो आपको बताता हूँ। हैंड वॉश करने का तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। हैंड वॉश के लिए आपने हाथ में साबुन लिया, कोशिश करें लिक्विड साबुन लेने की, ना कि साबुन की बट्टी, क्योंकि बट्टी पे वायरस लगा हुआ वैसे तो मर जाएगा, पर आपने रखा और तुरंत दूसरे के हाथ में दे दिया, वायरस खत्म होने के पहले एक से दूसरे में ट्रांसफर होता चला गया। तो लिक्विड सोप यूज करें जो वहां पे आपके वॉश बेसिन के पास हो, आपने ऊपर से कंप्रेस किया, या आपके पाँव में अगर फुट वॉल वाला है तो उससे ले ले। आपने 4 बूंद 6 बूंद जितना भी साबुन हाथ में लिया, थोड़ा सा पानी लिया, आप देख पा रहे होंगे शायद अच्छी तरीके से, आपको पूरा पाम जो अपना सरफेस है हाथ का, इस पे साबुन का पानी लगाना है, साबुन से झाग बनाना है। अब झाग बन गया आपका, अब आपको पीछे से साबुन लगाना है इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से लगाया, फिर दूसरे हाथ पे इस तरीके से लगाया। तो आपने पहले साबुन सामने से लगाया, फिर पीछे से लगाया, पीछे से जब लगाया आपने, इस तरीके से आप नाखूनों के उंगलियों के बीच में भी घस रहे हैं, उंगलियों पे घर पर घस रहे हैं, और पीछे के सरफेस पे भी आप पूरा घस रहे हैं। उसके बाद में आपने फिर से सामने से घसा ताकि उंगलियों के बीच में भी साबुन लगे। उसके बाद में आपने हर एक उंगली को साबुन लगाया ताकि नाखून तक आपका जो है साबुन बराबर लग जाए। फिर अंगूठा हमारे ये बीच में नहीं आया था, अंगूठे पे आपने साबुन लगाया, आपने सामने पीछे से किया, फिर उंगलियों पे लगाया, पूरी उंगलियों पे लगाया, आगे पीछे से घसा, फिर आपने अपने पांचों नाखून, पांचों उंगलियां इस तरीके से पाम सरफेस पे घसी ऐसे, फिर दूसरे हाथ से ये घसी, और ये कम से कम 20 से 30 सेकंड चलना चाहिए। 30 सेकंड एकदम आइडियल होगा, आधा मिनट, और उसके बाद फिर नल के नीचे अच्छे से धोया, और धोने के बाद में फिर अपने बाकी काम में लग गए। आप सबसे बड़े रोल मॉडल हैं अपने परिवार में। मैं बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ, बड़ों से बात कर रहा हूँ, पिताजी, चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, मासी जी, नानी जी, जितने भी लोग होंगे, दादी जी, ये सारे लोग ध्यान रहे हैं कि बच्चे आपको देख के मास्क पहनते हैं, आपको देख के हाथ धोते हैं।
बच्चों को आपने हाथ धोने के लिए किया, वो नल के नीचे हाथ डाला, हाथ निकाला, हाँ माँ धुल गया हाथ। उन्होंने 20 सेकंड 30 सेकंड लगाया क्या? ध्यान देना, कुछ बच्चे इतने एंथुसियास्टिक होते हैं कि 10 मिनट तक साबुन नहीं लगाते बैठे, तो वो 10 मिनट भी ना लगाएं, ताकि हाथ वो साबुन से खराब ना हो और पानी से ना खेले, और ना ऐसा हो कि वो 2 सेकंड के अंदर वापस आपके पास भाग के आ जाए। बराबर 20 से 30 सेकंड अगर साबुन लगा तो ही ये वायरस मरेगा। इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ये सोप जो होता है, सोप के अंदर का एक केमिकल होता है जो कोरोना वायरस के साथ अटैच होता है। कोरोना वायरस के अंदर में बहुत सारे कांटे निकले हुए हैं, उन कांटों को ये जड़ से काट देता है और ये वायरस जो है एक से दूसरी जगह फैल नहीं पाएगा साबुन के। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है, कहीं आप बाहर हैं, तो सैनिटाइजर की छोटी बोतल आपके हर एक के जेब में होनी चाहिए जो घर से बाहर निकल रहे हैं। आप दिन में 10 बार सैनिटाइज करें, 100 बार सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर जितना लगे, पर वो सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है। अब सैनिटाइजर करने का तरीका क्या होता है? सैनिटाइजर आपने लगाया यूं यूं करके और आप अपने काम में दूसरे वापस पेन ले लिया, लिखना शुरू कर दिया। मैंने वो सैनिटाइजर को सूखने ही नहीं दिया, मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने एक पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन लिखा, दूसरा आया, उसके पहले मैंने सैनिटाइज किया, क्या यूं यूं किया और फिर पेन लेके लिखने लगा। मेरे हाथ का वायरस खत्म होने के पहले मैंने पेन हाथ में पकड़ा और दूसरे पेपर में लिखने लगा। मेरा पेन में वायरस आया, मेरे पेपर में वायरस आया, मैंने वो पेन और पेपर का वायरस दूसरे पेशेंट को दे दिया दक्षिणा में, जो उसको नहीं मिलना चाहिए था। मैं मेरे चेंबर की बात कर रहा हूँ, आप अपने ऑफिस की बात करेंगे, आप अपने चेक लिखेंगे, आप अपने पेपर पे ड्राफ्ट लिखेंगे, आप कंप्यूटर पे काम करेंगे, आप लैपटॉप पे काम करेंगे, आप जो भी काम करेंगे वो काम करने के पहले सैनिटाइजर अगर लगाया हुआ है तो सैनिटाइजर को भी हाथ के सारे सरफेस, ना कि इतना सा सामने लिया 2 बूंद और फैला दिया। आपको 4-5 बूंद से ऊपर नहीं लगने वाला है, बहुत सारा 1 ml 2 ml डालने की जरूरत नहीं है। आपने सैनिटाइज सामने से किया, पीछे से किया बराबर, और इस तरीके से उंगलियों में फैलाया। आपको आदत हो जानी चाहिए यूं करने की, इस तरीके से फैलाया। हो सकता आपकी ये सरफेस पे हाथ पहुंचता हो तो यहाँ भी घुमा लीजिए हाथ रिस्ट जॉइंट के ऊपर, और उसके बाद सूखने के बाद में फिर दूसरी चीज को हाथ लगाइए, ना कि अपनी चाबी पकड़ ली, अपन ने कार चलाने चले गए, या मास्क को अपन ने हाथ लगा लिया वापस। तो हैंड वॉश भी तरीके से होना चाहिए, सैनिटाइज भी बराबर होना चाहिए। अब क्लीनिंग ऑफ सर्फेसेस, क्लीनिंग ऑफ सर्फेसेस यानी क्या? ये वायरस जो मैंने कहा कि आपको एयर ड्रॉपलेट से 6 फुट तक गया, आप कहीं टेबल के पास खड़े थे, दरवाजे के पास खड़े थे, ये वायरस पहुंचा वहां तक, दरवाजे के नॉब पे लगा। नॉब 10 लोग घर में 10 बार खोलते हैं, दरवाजे की कड़ी 10 बार खोलते हैं, दरवाजे का ऊपर नीचे 10 बार करते हैं, उस पर वो वायरस बैठा हुआ है। घर के अंदर जो व्यक्ति आया उसके लिए हमने दरवाजा खोला, वो सामने से बाहर खांसा हुआ था, हमने बंद करते समय वापस जब बाहर से बंद किया तो बाहर से कड़ी बंद करी, पर हम ये भूल गए थे कि दूसरा व्यक्ति आके गया था और उसने सामने के सरफेस पे खांसा होगा, छींका होगा, हाथ लगाया होगा, उसके हाथ का वायरस वहां लगा हुआ होगा। तो जिस जिस सरफेस पे हमारे हमारे थूक या छींक वाले कीटाणु बैठे हुए होंगे, जहां से बाहर से कोई व्यक्ति आया होगा, काम वाली बाई होगी या कोई भी होगा, तो हमें ध्यान देना है कि वो सरफेस हमें बाद में साफ करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नटू भाई एंड युवक, आपकी युवा युवा समाज की गैंग, आप ध्यान दें, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 5 लीटर की इसमें मिलता है और वो सस्ता है काफी, बहुत महंगा नहीं है। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उस पर लिखा होगा कि कितने पानी में कितना मिलाएं, और ताकि सरफेसेस साफ करने के लिए, आपको फर्श पोंछने के लिए घर में जरूरी नहीं है, अस्पताल के लिए अलग अलग चीजें आती है, जहां पे पेशेंट होता है उसके लिए भी हाइपोक्लोराइड बहुत जरूरी है, उसको डाइल्यूट नहीं करना है। अगर घर में आपके कोई कोरोना पॉजिटिव है, उसको एक कमरे में रखा हुआ है, उसको काम साफ करने का तरीका अलग रहेगा, अपन उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। तो जिस जिस सरफेस पे बार बार हाथ लगता है, आने जाने वाले बच्चे ही बाहर जाके आके आके आते हैं, दरवाजा 10 बार खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उस जगह को दिन में 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार हाथ लगे उतनी बार वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ कर दिया, वायरस तुरंत मर जाएगा। वायरस गर्मी से मरता है, गर्म पानी से, साबुन से मरता है। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर जो है 60% अल्कोहल जरूरी है, उसमें आप कंटेंट खरीदें उसके पहले देख लें कि उसमें 60% अल्कोहल है या नहीं है। उसके बाद में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो सरफेस क्लीन करने वाला, इस सबसे वायरस मर जाता है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें वायरस नहीं रहेगा, वायरस मरा हुआ रहेगा। तो ये वायरस को क्लीन करने की सरफेस। अब ये वायरस फैलने के लिए एक और चीज कारणीभूत होती है, हमारी खांसी और सर्दी। आज तक हमने बच्चों को और हमको सबको ये सीख मिली है, अगर खांसी आए और छींक आए तो हमने जो है इस तरीके से हाथ में खांसना, दूसरे के मुंह पे ना खांसे। आज के बाद में, इनफैक्ट ये पिछले 5 साल 7 सालों से हम बता रहे हैं, जब से स्वाइन फ्लू फैला था तब से बता रहे हैं कि आपको जो है आपको खांसना हाथ में नहीं है,
आपने हाथ में लिया और आपने गलती से शेक हैंड कर लिया या कहीं हाथ लगा लिया, लैपटॉप कंप्यूटर पे हाथ लगा लिया, कंप्यूटर के बटन पे हाथ लगा लिया, और आपने वो टीवी के रिमोट पे हाथ लगा लिया, और पीछे पीछे पूरा दूसरा कोई छोटा बच्चा आ गया उसने हाथ लगा लिया, या बुजुर्ग आ गए, हमारे पिताजी दादाजी आ गए उन्होंने हाथ लगा लिया, तो वो रिमोट में आपके हाथ के जो खांसी सर्दी के कीटाणु वो रिमोट में लगे और रिमोट से दूसरे में फैले। तो आपको आज के बाद में किसी को भी, आज नहीं अगले हरदम के लिए ये नियम रहेगा कि जब भी खांसी आए, जब भी छींक आए, कोहनी होती है ना अपनी एल्बो जॉइंट, इस एल्बो जॉइंट में इस तरीके से खांसना है, इस तरीके से छींकना है। खांसी छींक आई, आपने हाथ में लिया और इस तरीके से किया। अब हम कोहनी से तो शेक हैंड नहीं करते किसी से, ना कोहनी की कहीं टच होती है, तो हमारे हाथ में आए हुए वायरस कहीं भी टच हो सकते हैं, पर कोहनी में आए हुए वायरस वहीं पे खत्म हो जाएंगे कुछ घंटों बाद में। और नहीं तो फिर वहां पे भी हम, अगर खांसी सर्दी है आपको तो वहां पे भी थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा ले या साबुन लगा ले, तो हाथ अच्छे से धो ले वो कोहनी तक, तो अपने हाथ में से वो वायरस दूसरे तक नहीं फैले। तो कफ एटिकेट्स कहते हैं, कफ एटिकेट्स हमें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे भूल जाते हैं, बार बार पढ़ाई करवाते हैं ना, बार बार रिवाइज करवाते हैं, आज चैप्टर पढ़ा फिर से बे एक बे बेदूनी चार हम सिखाते हैं, दो एक दो दो दूनी चार, तो ये जब सिखाते हैं बार बार उस तरीके से बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बच्चे भूलते हैं। बच्चों से ज्यादा हम सब भी भूल जाते हैं जब कामों में होते हैं। जब मैं आपको सबको फिर नमस्कार करता हूँ संयुक्त परिवार के लिए। संयुक्त परिवार आज खो चुका है, पर आपके समाज में आज भी संयुक्त परिवार है। इस समय संयुक्त परिवार की अहमियतता मालूम पड़ती है जब एक व्यक्ति को 10 लोगों का काम पढ़ना पड़ता है, पर जहां 3 लोग होते हैं काम बांटने के लिए, तो हमें वो काम बोझ महसूस नहीं हो रहा है। आज परिवार में रहे हुए साल भर से हम सब बंधे हुए हैं, हम सब जेल में डले हुए हैं, हम परेशान हो चुके हैं। ना हमारे मम्मी के यहाँ जाते आता है, जो हमारे यहाँ बहनें हैं उन्हें अपने मम्मी और परिवार में मैके जाते नहीं आता है, या हमें कहीं हमारी बेटियों को बुलाते नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि यार कहीं वो बीमार ना पड़े, और अगर आप बुला रहे हैं तो मत बुलाइए प्लीज। आप कहेंगे डॉक्टर मोहता क्या कह रहे हैं आप, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको बचना है और अपने परिवार को, एक्सटेंडेड फैमिली तक बीमारी नहीं फैलानी है, तो कम से कम अभी साल 2 साल मेल मुलाकात मत करें, और ना किसी को बुलाएं ना कहीं जाएं। लेट मी बी वेरी ब्लंट एंड वेरी क्लियर, अगर हम वहां नहीं गए तो इसके ससुराल वाले तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अगर उनके यहाँ की शादी में नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। अगर उनके यहाँ के गमी में नहीं गए, और गमी में तो जाना बहुत जरूरी है, दुख में शामिल नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो जाना बहुत जरूरी है। आज के बाद याद रहे, ये नियम बांध लें, गांठ बांध लें कि जब तक कोरोना खत्म ना हो हम कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ ना जाएं, ताकि हम बीमारी ना फैले। गवर्नमेंट ने रूल लगाया हुआ है कि किसी के सूतक में 20 लोगों से ऊपर ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, और शादी में 40 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि 2 परिवार है, 20 इधर के और 20 उधर। पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ की शादी कम से कम में हो। इस समय शादी आपके मैके में अपने भाई की, सगे भाई की भी हो, तो भी प्लीज ना जाएं और ना किसी को बुलाएं, क्योंकि बीमारी बोल के नहीं आती है। और अभी जो ये सेकंड वेव फैली हुई है, इसकी शुरुआत होली, सबसे पहले होली, लोगों ने भरपूर होली मनाई है। लोगों ने फार्म हाउस पे जाके, समाज के भवनों में जाके होली मनाई, भांग खाई, ठंडाई पी, खाया पिया, मेल मुलाकात करी, गले मिले। ये होली निकली है, ये शादी निकली है, ये गमी निकली है। लोगों ने 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों की शादियां करी, जबकि नियम था कि नहीं 20 और 20 के ऊपर ना जाएं। छूट मिली होगी, 50-50 कहा गया होगा, पर हमने तो समाज को दिखाना था, हमारे लोगों को खुश करना था। मैं बहुत ब्लंट आदमी हूँ, लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, जबकि पर नियम ये कहता है इस समय आप किसी से भी मिलेंगे तो आपको कोरोना 100 पैसे आने वाला। ये सेकंड वेव बहुत खतरनाक वेव है, इस पर मैंने चर्चा नहीं करी है, अब बता रहा हूँ। ये सेकंड वेव बहुत खतरनाक वेव है, बहुत तेजी से फैल रही है। हमने उस समय नागपुर के अंदर में 1500-1700 में हम घबरा गए थे कि बाप रे 1500-1700 पेशेंट रोज आ रहे हैं, आज 7500 पेशेंट रोज। उस समय डेथ रेट वॉज वेरी वेरी लो, आज कम से कम 60 से 70 लोग जो हैं वो दे आर डाइंग एवरी डे इन एवरी वेरियस हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में कहीं जगह नहीं है, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कहीं पे बेड अवेलेबल नहीं है, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और ये फैक्ट बताना इसलिए जरूरी है कि आप ये समझें कि आपका एक व्यक्ति का बाहर निकलना, आपने ये वायरस 400 लोगों को दिया, 4 नहीं 400। 1 person can spread this virus to 400 people, 400। अगर इस तरीके से हम फैलाते रहे तो हमारा समाज तो बचेगा ही नहीं।
आई गारंटी नहीं बचेगा। बहुत मुश्किल है इस समय बचना, अपने आप को बचाना। इस समय बचाना बहुत जरूरी है। खुद बचें, जान बची तो लाखों पाए, इस समय ये कहा गया है और ये आप फॉलो करें। जान बची तो लाखों पाए, खुद बचे तो परिवार बचा, परिवार बचा तो एक्सटेंडेड फैमिली अपने आप ही बच गई। इस समय कितना भी सामने वाला ससुराल वाला नाराज हो, मैके वाला नाराज हो, कोई कितना भी बोले, आपको घर के बाहर कदम ही नहीं रखना। अब आप कहेंगे डॉक्टर मोहतब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरे पास में एक ही 47 की गन होती ना तो आपको गोली दाग दी होती। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा हो कि गोली दाग दे, डॉक्टर मोहता कुछ भी बोलते हैं, ये मेरे को अभी मैं मायके जाने वाली थी 4 दिन बाद में और अभी तो बिल्कुल जाने ही नहीं देने वाले, सारे ससुराल वाले सुन रहे हैं मेरी बात। प्लीज मत जाइए। अपने माँ को, अपने भाई को, अपने भाभी को, अपने पिताजी को वो दान दक्षिणा में कोरोना मत दीजिए। आप ट्रैवल करके जाएंगे, आप दान दक्षिणा में प्रसाद जरूर देंगे कोरोना का। तो प्लीज कहीं मत जाइए। वीडियो से रोज बात करें ना, घंटों बात करें, जितनी बात करनी है उतनी बात करें। जितनी नजदीक जाके गले मिलके बात नहीं होगी, उससे ज्यादा बात तो वीडियो पे हो जाएगी आपकी। जो आप कर रहे हैं पिछले साल भर से, हम सब कर रहे हैं। हम सब जितने जुड़े हुए नहीं थे परिवार से, उससे ज्यादा जुड़ चुके हैं। यहाँ से कहा नहीं, अमेरिका तक हमारी बात हो रही है, दिन में 2-3 बार बात हो रही है। उस तरीके से जुड़िए, ना कि किसी से मिलने की कोशिश करें। प्लीज 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 108 बार प्लीज, क्योंकि आपको बचना है। और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप तक वो मैसेज पहुंचाऊं जो सही मैसेज है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। एक परिवार में एक व्यक्ति बीमार होता है, मालूम पड़ता है अगले 3 दिन में 17 बीमार हो गए। 17 में से 3 जो बुजुर्ग थे उनको दवाखाने में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उनको निमोनिया हो गया और उन तक वो बीमारी बुरी तरह फैल। अब बात करते हैं कि ये बीमारी किसको फैलती है, कब फैलती है, किस तरीके से फैलती है और कैसे इसके लक्षण है। मैं लेक्चर नहीं देना चाह रहा हूँ, पर मैं आपके सामने फैक्ट जब बताता हूँ तो मैं जरा उत्तेजित हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं किस भाषा में समझाऊं, मुझे नहीं मालूम। मैं रोज ये काम करता हूँ, रोज लोगों से बात करता हूँ और फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं। जिन लोगों से बात करता हूँ उसमें के 2 लोग तो गलती कर ही देते हैं। 100 लोगों के 2 लोग भी गलती करते हैं। 2 से 17 दूनी 34-35 लोग बीमार हो गए। 35 में से 2 जो है वो आईसीयू में पहुंच गए, 2 परिवार के, या 4 लोग आईसीयू में पहुंच गए। अरे यार फिर समझ में क्यों नहीं आया? पूरे हिंदी में बताया था, अच्छे से पूरे मराठी में, हिंदी में और इजी भाषा में समझाया था, फिर भी समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ये कभी कभी जो है ना दिल को साथ नहीं देता, और दिल और दिमाग दोनों साथ में चलते नहीं है। इस समय दिमाग का उपयोग करिए, दिल का उपयोग मत करिए प्लीज। अब आपको करना क्या है, आगे आपको ये ध्यान देना है कि बीमार कौन ज्यादा हो सकता है। बच्चों में ये बीमारी पिछले वेव में नहीं आई थी, बहुत कम। अब के वेव में पिछले 1 महीने में सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर में 60,000 बच्चों में ये बीमारी फैली। मेरे अपने क्लिनिक में, मैं गांधीबाग में जब पेशेंट देखता हूं, मेरे अपने क्लिनिक में मेरे पास में कम से कम 100 बच्चे पॉजिटिव हैं आज मेरे अकेले। और मेरे जैसे 400 पीडियाट्रिशियन नागपुर में है, यानी कम से कम 4,000 से 40,000 बच्चे तो बीमार यहाँ पर होंगे, जो ऑन रिकॉर्ड गए हैं कि नहीं मालूम नहीं। तो इतने बच्चे अगर पॉजिटिव हैं, तो बच्चे, 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग, और जो बच्चों के साथ में बड़ों तक कोमॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटीज यानी किसी को अस्थमा की तकलीफ है, दमे की तकलीफ है, किसी को खांसी बार बार होती है, एलर्जी की तकलीफ है, किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को कैंसर हुआ है, कोई कैंसर से रिकवर हो गया है, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है बड़ा वाला, किसी को लॉन्ग टर्म दवाइयां चल रही हैं। ये सारे लोग जो हैं कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, इनको ये वायरस तुरंत अटैक करता है, क्योंकि हमारी प्रतिकार शक्ति जो है वो कम चलती है। इन बीमारियों के साथ में प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और वायरस तुरंत शरीर में आके मल्टीप्लाई होने लगता है, बढ़ने लगता है, फैलता है, बुरी तरह फैलता है और शरीर के सारे ऑर्गन्स में फैलता है। ब्रेन से लेके तो लंग्स तक, लंग्स से लेके हाथ पांव तक, ब्लड तक, ये सब जगह फैलता है। सबसे ज्यादा अटैक करता है लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, और सबसे खतरनाक बीमारी है निमोनिया। इसीलिए लोग आरटी HRCT है, मतलब टेस्ट करवाते हैं और उसमें लेवल गिनते हैं कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 20 है, जितना भी। ये ध्यान रहे कि सीटी स्कैन तक नौबत ना पहुंचे, हमारे फेफड़ों में ये बीमारी ना आए। इसीलिए हमें सारे के सारे एहतियात ध्यान रखनी है और एहतियात रखना है उन चीजों का, ताकि ये वायरस हम तक ना पहुंचे। अब हमें और ध्यान देना है, हमें ध्यान ये देना है कि अब हमें लक्षण क्या है, क्या है। सर्दी, खांसी, बुखार,
उल्टी जैसा लगना, जी मचलना, लूज मोशन और उल्टियां होना, ये दो चीज नई आई हुई है ये सेकंड वेव में, जो पहले में नहीं थी। ये म्यूटेंट वायरस है। म्यूटेंट वायरस डायग्नोज हो चुका है। इसके अलग अलग नाम और नॉमेनक्लेचर होते हैं, मैं बता के वो कॉम्प्लेक्सिटीज में, मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं चाहता हूँ। पर ये म्यूटेंट वायरस है। म्यूटेंट यानी जिसका रूप बदल गया, जिसने कपड़े बदल लिए, रूप बदल लिया, और ये अब बहुत फास्ट स्पीड में एक से दूसरे में फैल रहा है। इसीलिए आज महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स है। सबसे पहला मुंबई, फिर पुणे, फिर थाने, फिर नागपुर, फिर नासिक। ये 5 सिटीज पिछले 15 दिनों से नेशनल न्यूज पे फैली हुई हैं। ये 5 सीक्वेंस में हम ये बीमारी के थ्रू गुजर रहे हैं। ये 5 सिटीज में सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। शुरू हुआ था 100 से, और आज नागपुर में 7,500 पेशेंट रोज हो रहे हैं। नागपुर के बाहर के जो लोग हैं, जिन्हें लग रहा है मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं, कुल मिला के मध्य प्रदेश में कुल मिला के 2,000 पेशेंट हैं। मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड वेव पूरे ऑल इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र से शुरू हुई है, ये पूरे ऑल इंडिया में फैलने वाली है, और उतने ही तेजी से फैलने वाली है, और उतनी ही बुरी तरह फैलने वाली है जैसे अभी हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। वैसे कुछ लोग बाहर के जुड़े होंगे, उनके लिए मेरी अपील है कि प्लीज अपने आप को निग्लेक्ट ना करें, और ना ये समझे कि हमारे तो अभी तक ये बीमारी आई ही नहीं है। तो हमें प्रदेश की बीमारी नहीं लेना है, हमें ये लेना है कि ये बीमारी हम तक पहुंच रही है एंड ज्यादा बुरी तरह फैल रही है। दूसरा, बच्चों में ये बीमारी किस तरीके से आती है? बच्चों में ये बीमारी आती है खांसी, सर्दी, कफ, निमोनिया, वॉमिटिंग, ज्यादा करके लूज मोशन, वॉमिटिंग यानी पतले दस्त लगना, उल्टी होना, जी मचलना, भूख ना लगना, पेट दर्द होना से बीमारी आ रही है। पेट दर्द होना भी इस वायरस का एक लक्षण हो सकता है। अब आगे करना क्या है? अगर ये वायरस हमारे बीच में आया हुआ है और ये हमारे बीच में फैला हुआ है, तो हमें पॉजिटिव आने पर क्या करना है, ये अगला प्रश्न है जो नट्टू भाई ने मुझे दिया हुआ है। लक्षण मैंने आपको बता दिए, लक्षण आपके ध्यान में आ गए होंगे। किसी भी तरीके से नयापन कुछ भी लगे, ऐसा लगे कि थकान आ रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं कुछ नहीं है, बुखार नहीं है, बगैर बुखार के भी ये वायरस फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बुखार आया तो ही ये बीमारी आएगी, पर बगैर बुखार के भी ये अगर लग रहा है, थकान है, पूरा बदन दुख रहा है, बदन अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, जिसे मायालजिया कहते हैं, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, भूख खत्म होने लगी है, थकान लगने लगी है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मेरी अपील है आप सब लोगों से कि एक डॉक्टर से फोन पे कांटेक्ट जरूर करें, और इस समय डॉक्टर सारे टेली कंसल्टेशन पे काम कर रहे हैं। आपको कोई नहीं मिले तो मैं बैठा हूँ, मुझसे आप नटवर भैया से नंबर ले लें, आप योग मंडली से मेरा और बात कर सकते हैं। हम बात फोन पे करेंगे, टेली कंसल्टेशन कहते हैं, फोन पे ही काउंसलिंग हो जाएगा, फोन पे ही दवाइयां बता दी जाएगी, फोन पे ही क्या करना बता दिया जाएगा। आपको कोविड अगर पॉजिटिव निकला हुआ है और एक स्टेज तक पहुंचा हुआ है, तब अस्पताल कोविड का कौन सा दिखना है ये आपको मालूम रहना चाहिए। नजदीक में जो भी हो, जो आपके पहचानने वाला हो, जहां भी। अस्पताल की व्यवस्था टेली कंसल्टेशन पे नहीं हो सकती है। दवाइयां कुछ जो हैं वो टेली कंसल्टेशन पे बता दी जा सकती हैं, पर जैसे रेमडेसिविर हो गया, ये इंजेक्शन की जब बात आती है तो आपको कोविड हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा, और तभी ये उसका आगे इलाज होगा। कुछ प्रश्न हैं और कुछ सजेशंस भी हैं। अच्छा, वीडियो लैग आ रहा है, तो मेरा कहना है जिन लोगों के वीडियो ऑन है वो वीडियो ऑफ कर दें प्लीज, ताकि आप तक वो मैसेज बराबर पहुंचे। अब कोरोना पॉजिटिव यानी क्या? सबसे पहले ये ध्यान दें, कोरोना पॉजिटिव के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना पॉजिटिव आते बराबर एकदम घर के अंदर का माहौल बिगड़ जाता है, घबराहट होने लगती है और लगता है कि बाप रे, पता नहीं अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ तक पहुंचे, हम कौन से डॉक्टर से संपर्क करें, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होने पहुंच जाए तुरंत ना। कोरोना होने के बाद में एडमिट होना जरूरी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव के बाद में आपके दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक एंटीजन टेस्टिंग होता है जिसे आरएटी कहते हैं, और दूसरा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। एंटीजन टेस्टिंग नहीं करवाना है, पर आपके पास आरटीपीसीआर की व्यवस्था अगर नहीं है तो एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आया हुआ है तो आपको आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव है यानी आपको कोरोना है। पर अगर एंटीजन निगेटिव है तो घर पे मत बैठिए, आपको आरटीपीसीआर करवाना कंपलसरी। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंटीजन टेस्ट नहीं करवाना है, आरटीपीसीआर करवाना है। एंटीजन पॉजिटिव है, आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव है। पर एंटीजन टेस्ट अगर निगेटिव है, इसका मतलब फिर भी कोरोना हो सकता है, आरटीपीसीआर से कंफर्मेशन आएगा। आरटीपीसीआर टेस्ट सब जगह होता है, प्राइवेट में होता है, गवर्नमेंट
होता है, फ्री में होता है, कम पैसों में होता है, पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं, रिपोर्ट आज कराते हैं कल मिलता है, कुछ घंटों, इमरजेंसी रही तो जल्दी भी मिल जाता है। तो आरटीपीसीआर करवाएंगे, आरटीपीसीआर की वैल्यूज दी जाती है, सीटी वैल्यू, सीटी वैल्यू 24 से अगर ऊपर है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ये बताता है कि ये वायरस कितना कितना आपके शरीर में फैला हुआ है और कितना आप दूसरों को इस आरटीपी कोरोना का प्रसाद देने वाले हैं। अगर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आया हुआ है तो आपके शरीर में वायरस आया जरूर है, पर ये आपके शरीर में से दूसरे के शरीर में फैलने के चांसेस कम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस एकदम कम है। तो 24 के बाद ये एक से दूसरे में फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर इधर 17, 18 आया हुआ है, 7, 8 आया हुआ है, तो समझ लीजिए ये वायरस आपसे दूसरे में फैलने वाला है। 24 से नीचे वाले एक से दूसरे में फैलाएंगे, 24 से ऊपर वाले एक से दूसरे में फैलना के चांसेस कम है। तो आपको करवाना है, घबराना नहीं है, पर ध्यान देना है। ध्यान की हम बात बता चुके हैं, 6 फुट अंतर दूर रहना है, नहीं जाना है। आपको पब्लिक प्लेस पे सकते हैं, ओपन ग्राउंड के ऊपर मिल सकते हैं, हॉल के अंदर नहीं करनी है। हॉल आपके पास में 1000 स्क्वायर फीट का है तो आप 10 लोग सिर्फ मिल सकते हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए 100 स्क्वायर फीट की जगह रहे, इतना ही मिल सकता है। अदरवाइज आप ओपन ग्राउंड पे खुले में बात रहे, 6 फुट दूर रख के बात करें। एक, अगर पॉजिटिव आया तो क्या करना चाहिए? असिम्प्टोमेटिक नाम की एक चीज होती है कि कोरोना वायरस मुझे आया पर मुझे खांसी, सर्दी, कफ कुछ भी नहीं हुआ। और ज्यादा करके बच्चे असिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनमें वायरस आ जरूर जाता है पर दूसरे तक नहीं पहुंचता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वायरस आया जरूर है पर मुझे वो नहीं लगा और मैं कैरियर बन गया, मतलब वाहक बन गया। मुझ में वायरस आया और ये वायरस मैंने मेरे परिवार को दिया, मेरे दोस्तों को दिया, यार दोस्तों को दिया, समाज को दिया, मेरे साथ बिजनेस पार्टनर्स को दिया, मेरे साथ में बिजनेस में काम करने वाले मेरे सबऑर्डिनेट्स और मेरे साथ में जो वर्कर्स थे उनको दिया। मैंने ये प्रसाद सबको बांट दिया, मुझे पता ही नहीं मुझे ये वायरस आया। इसे कहते हैं असिम्प्टोमेटिक। बच्चे ज्यादा करके असिम्प्टोमेटिक होते हैं पर बांटते बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे में, इसीलिए ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। अब मैंने कहा आपसे कि इस समय आप कहीं दूसरी जगह ना जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कल ही मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है वो पॉजिटिव निकली और उसका बच्चा भी पॉजिटिव निकला, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए उसके पिताजी यहाँ से पूना गए उसके पास। अब सबसे बड़ी गलती क्या हुई? पिताजी ने यहां से वहां जाना, यानी पिताजी को वो बीमारी आना। पिताजी की उम्र 60 से ज्यादा, यानी आप पहले ही धोखे की रेशा में हैं। एक आप अपने लिए बीमारी ला रहे हैं और वो बीमारी का धोखा आपको उस आपकी बेटी से और बेटी के बेटी से ज्यादा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है, आपके साथ में आपको कोमॉर्बिडिटीज अगर हैं बीमारियां, तो ये बीमारी उस समय फैलेगी। अब दूसरा किस्सा बताता हूँ। एक परिवार में एक एक बच्चा पॉजिटिव आया, तो बच्चा पॉजिटिव आते बराबर उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को संभालने के लिए अपनी घर में कोई नहीं था, सिर्फ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे, तो अपनी माँ को बुला लिया, यानी बच्चे की नानी आ गई। अब बच्चे की नानी आ गई तो वही वाली बात हो गई कि नानी को कोरोना नहीं था पर बच्ची के साथ में नानी रहने लगी तो नानी को कोरोना हो जाएगा। नानी की उम्र 70 के ऊपर की, दे दिया प्रसाद नानी को। अब तीसरा किस्सा बताता हूं। आपके परिवार में आपको कोरोना वायरस हुआ, हस्बैंड वाइफ को, आपके साथ में मम्मी पापा थे। आपने क्या किया? अरे यार ये तो बड़ी भारी बीमारी आ गई, संकट आ गया, अब मम्मी हम दोनों को आ गया, मम्मी पापा को क्या करें? तो मम्मी पापा को चलो एक काम करते हैं, बड़े भाई के यहाँ भेज देते हैं, छोटी बहन के यहाँ भेज देते हैं, बड़े बहन के यहाँ भेज देते हैं। आपने अपने मम्मी पापा को अपने घर से डिस्पैच कर दिया दूसरे परिवार में, और ये मम्मी पापा आपके साथ में जब से थे अभी तक थे। आपने क्या किया? आपके पास में जब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आया उसके 14 दिन पहले से वायरस आपके शरीर में आ सकते हैं। 2 दिन से 14 दिन हो सकता है कि आपके पास में ये वायरस 14 दिन से हो, आप चारों में ये वायरस फैल चुका हो और आपने ये वायरस अपने को तो लाया, जो आपको आज डिटेक्ट हुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, आपके मम्मी पापा को जो वायरस था वो असिम्प्टोमेटिक था। आपने जब उसे अपने बहन के यहाँ भेजा तो मम्मी पापा के साथ में वायरस उस फैमिली में भेज दिया। शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके घर में एक व्यक्ति भी पॉजिटिव आता है तो इस परिवार का कोई भी व्यक्ति इस परिवार से बाहर दूसरे परिवार में नहीं जाएगा। कब तक? इसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट कहती है 7 दिन,
IMA कहता है 14 दिन, मैं कहता हूँ 17 दिन। बहुत सारे मेरे जैसे जो कोविड पे लेक्चर देने वाले लोग हैं सब कहेंगे 17 से 21 दिन। क्यों? क्योंकि वायरस का आज भी रोल डिफाइन नहीं है। 17 दिन के अंदर, 14 से 17 दिन में ये वायरस का रिप्लिकेसी जो होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन होता है या एक से दूसरे में फैलने वाली जो कंडीशन होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और फैलना बंद हो जाता है। तब तक वो वायरस जो है एक से दूसरे में फैलने की उसकी लायकी खत्म हो जाती है। तो 17 दिन तक वो सारे परिवार के व्यक्ति घर में ही रहें। जिस व्यक्ति को पॉजिटिव निकला है उसको रूम में रखें, उसे कहते हैं आइसोलेशन। आपको याद होगा पुराने जमाने में आइसोलेशन वार्ड होता था, जिसको कॉलरा निकलता था। एक अपने यहाँ पे ऊंट खाना एरिया है, आइसोलेशन दवाखाना था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, बुजुर्ग वहां पे बच्चे को रख दिया जाता था। कॉलरा हुआ, कॉलरा बुरी तरीके से फैलता था, तो कॉलरा के लिए उसे आइसोलेशन वार्ड में रख देता। आइसोलेशन में इस व्यक्ति को एक अलग से रूम में रख देना है और बाकी लोगों को अपने घर परिवार के अंदर घूम सकते हैं पर उस कमरे में ना जाएं। इसको कहते हैं क्वारंटाइन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन अलग अलग शब्द हैं। आइसोलेशन उस व्यक्ति का जो पॉजिटिव आया हुआ है, क्वारंटाइन का जो घर का परिवार के सारे लोग हैं जो किसी से नहीं मिलेंगे, अड़ोसी से नहीं, पड़ोसी से नहीं, सब्जी वाले से नहीं, किसी से। अब क्या होगा? अगर परिवार के 4 सदस्य हैं और चारों के चारों पॉजिटिव हैं तो चारों एक घर में घूम सकते हैं, आपको अलग अलग कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। पर 4 में का 1 पॉजिटिव 3 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 3 निगेटिव, 2 निगेटिव, तो जो निगेटिव हैं वो अलग रहें, जो 2 पॉजिटिव हैं वो एक कमरा शेयर कर सकते हैं। अगर चारों पॉजिटिव हैं घर शेयर कर सकते हैं, सब एक साथ रह सकते हैं। अगर 2 पॉजिटिव हैं वो अलग से कमरा रखें। अगर उसके अंदर किसी को बहुत ज्यादा खांसी सर्दी हो तो दोनों को भी अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि एक खांसी का लेवल ज्यादा है, एक को खांसी नहीं है, तो एक से दूसरे में वो कीटाणु ना फैले। अब आपको करना क्या है? अब आपको पॉजिटिव आ गए, आपको घबराना नहीं है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, आपको डॉक्टर के दवाखाने नहीं जाना है, आपके परिवार को किसी व्यक्ति को दवाखाने नहीं जाना है, क्योंकि आपको घर में समझो आपके वाइफ को निकला और आप पहुंचे डॉक्टर अंकल के पास में बताने के लिए, अपने डॉक्टर के पास में कह रहे मेरे वाइफ को पॉजिटिव आया हुआ है, आपके ऊपर भी वो असिम्प्टोमेटिक रहते हुए वायरस है। आपने वो दवाखाने में जाके उस दवाखाने में आधा घंटा बैठ के वहां जितने पेशेंट बैठे हुए थे उन तक, डॉक्टर के रिसेप्शनिस्ट को और डॉक्टर को वो प्रसाद में कोरोना दे दिया। अगर आपको कोरोना निकला है टेली कंसल्टेशन करें, कोई नहीं मिले तो राजीव मोहता टेली कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल है। जरूरत पड़ी तो मैं आपको अडल्ट फिजिशियन के साथ में भी कंसल्टेशन करवा दूंगा। तो चिंता ना करें, हम लोग सब टेलीफोन पे आपसे बात करेंगे, टेलीफोन पे आपको दवाइयां देंगे, जरूरत पड़ी तो देखेंगे जरूर, चेक जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, पर जरूरत पड़ने पर, ना कि बात के लिए खांसी सर्दी कफ के लिए निकल गए, जरा सा उल्टी जैसा लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाके दवाई ना। आपके घर का कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, इतना आपको ध्यान देना है। एक व्यक्ति 400 व्यक्ति में यह बीमारी फैला सकता है, तो आपको एक घर से दूसरे घर में भेजना नहीं है, अपने एक्सटेंडेड फैमिली ये बीमारी नहीं फैलानी है। अब आइसोलेट कर लिया आपने। हाँ, अगर आपके घर में कोई कोई नया बच्चा आया हुआ है और एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसे संभालने के लिए कोई अटेंडेंट जरूरी है, या कोई पॉजिटिव वो सीनियर है और आपको एक व्यक्ति को उसको संभालना है, वो एक ही व्यक्ति उस कमरे में जाएगा और वो उसी कमरे में सारा काम करता रहेगा, वो उस कमरे से बाहर नहीं आएगा, बाहर से हेल्प दूसरे व्यक्ति करेंगे। जो व्यक्ति पॉजिटिव निकला हुआ है उसको कमरे में रखा हुआ है, उस कमरे का दरवाजा हरदम के लिए बंद रहेगा। आप खाने का सामान आप उनको देंगे डिस्पोजेबल्स के अंदर, वो डिस्पोजेबल्स में खाना खाएंगे। स्टील के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में नहीं देना है। अगर आपने दिया है तो इनको, ये बर्तन अंदर रूम के अंदर में मांजने हैं, साफ करने हैं, उबालने हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करके बाहर रखने हैं। फिर आपने उसको फिर से बॉईल करके उसको फिर से मांज के साफ करना है। इतनी सर्कस करने के बजाय डिस्पोजेबल्स बुला के रखिए, डिस्पोजेबल्स में खाना दें। खाना डिस्पोजेबल्स में प्लेट, कटोरी, चम्मच, थाली जो भी होगा, आप पत्तल बुलाएं, पत्तल में दें, कैसे भी दें, उसको ये पूरा यूज करने के बाद में कैरी बैग में डालें। और वो कैरी बैग, अच्छा, जो जो पॉजिटिव व्यक्ति है जो रूम में रहेगा वो डिस्पोजेबल वाला मास्क पहनेगा, वो रीयूजेबल वाला मास्क नहीं पहनेगा। डिस्पोजेबल वाला सर्जिकल मास्क जो है वो 6 घंटे में बदलते रहना चाहिए। रात भर जब आप सोए हुए तो पहनना जरूरी नहीं है, अदरवाइज दिन में आप मास्क पहने रहें। अगर रूम में आप अकेले हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है, आप 2 लोग हैं मास्क पहनना जरूरी है। ये मास्क भी उसी बैग में डालें। जब आप पॉजिटिव आते हैं तो कॉर्पोरेशन की गाड़ी आपके घर पे एक प्लेट लगा के जाती है कि क्वारंटाइन जोन, और आपको वो गाड़ी, एनएमसी की कचरा गाड़ी रोज आएगी आपके पास में, वो कोरोना रूम वाला कचरा अलग से उनको हैंड ओवर करेंगे। ये व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है वो, या वो व्यक्ति जो लेने आएगा वो घर के दरवाजे तक आएगा। जो व्यक्ति रूम में है वो अगर बाहर निकल रहा है
तो उस व्यक्ति को सिर्फ बाहर का रास्ता दें, चुपचाप अंदर आने दें, थोड़ी देर आप बाहर ना निकलें उसके बाद में, और फिर थोड़ी देर बाद बाहर जाएं। और जब ये बाहर निकले तो ये पूरा मास्क शील्ड पहन के बाहर निकले, ताकि बाहर खांसी छींके ना, ताकि सरफेसेस पे वो कीटाणु ना फैले। अगर जिस जिस रूम में आपने उस व्यक्ति को रखा है वहां बाथरूम है तो ठीक है। अगर कॉमन वाला बाथरूम शेयर कर रहे हैं तो जो व्यक्ति पॉजिटिव है वो हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन अपने साथ में बाथरूम में रखे रहे। पहले वो कमोड अपना अपने हाथ से हाइपोसोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करें। नल, वॉश बेसिन, जहां जहां आपने हाथ लगाया हुआ है, दरवाजे की जो कड़ी होती है बाथरूम की वो खुली रखें, उसमें हाथ लगा हुआ है उस पे, दरवाजे के अंदर से बंद करने वाली कड़ी उस पे लगाएं, सब पे सोडियम हाइपोक्लोराइड लगे। और उसके कुछ एक 10-15 मिनट बाद में बाकी के लोग उस बाथरूम का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस व्यक्ति के लिए अलग से बाथरूम देना बहुत जरूरी है। हाउ कैन आई कीप माई फैमिली सेफ पे हमने बात कर ली है। फैमिली को घर पे रखेंगे, बाहर नहीं बेचेंगे। परिवार में आपके अगर कुत्ता, बिल्ली या कोई पालतू जानवर है और अगर आपके पास में ये बीमारी आई हुई है तो उस पालतू जानवर को आप किसी और व्यक्ति के घर ना भेजें। आप उसे अगर छुट्टी कर सकते हैं तो छुट्टी कर दें, नहीं तो कहीं पे एनिमल होम में अगर उनको भेज सकते हैं कुछ दिनों के लिए भेज दें, क्योंकि ये पेट भी बीमारी फैलाता है एक घर से दूसरे घर में, एक पेट से दूसरे पेट में, और ये चांसेस होते हैं कि पेट एनिमल्स, डॉग्स जो होते हैं, दूसरे में बीमारी फैलाए। अब अगला प्रश्न है कि पॉजिटिव आने पर सबसे पहले क्या करें। पॉजिटिव आने पर मैंने बात कर ली कि आपको डॉक्टर से बात करनी है, टेली कंसल्टेशन पे बात करनी है, डॉक्टर जो दवाइयां बताएंगे वो दवाइयां ध्यान देनी है। अब आपको और क्या करना है, आपको बीमारी हो या ना हो, रोज दिन में 2 बार गर्म पानी की भाप लेनी है, गर्म पानी के गरारे करने हैं जब तो कोरोना की सेकंड वेव खत्म नहीं होती या कोरोना साल 2 साल खत्म नहीं होता। दिन में 1-2 बार काढ़ा पी सकते हैं अगर सूट होता है, अगर एसिडिटी बढ़ती है तो ना पिए, जो सूट हो। गर्म खाना खाएं, ठंडा खाना फ्रिज का बिल्कुल नहीं खाना है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज खाने से आपको अगर गला पकड़ लिया, खांसी सर्दी हो गई, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोरोना तो नहीं। हमारे किसी के समझ में नहीं आता कोरोना है क्या, हम सिर्फ सिम्टम्स में काम कर रहे हैं। अगर सिम्टम्स पॉजिटिव हैं तो हो सकता है कि ये कोरोना जो है ये हम सिम्टम्स से हम अंदाज बांध सकते हैं कि यार ये कोरोना होगा, और ये कोरोना जो है ये शायद हम तक आ गया होगा। तो इसलिए हम आपका कोविड टेस्ट करवाने की बात कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है और लोगों को कैसे बचाना है। पॉजिटिव आने से घबराना नहीं है, पॉजिटिव भी आ जाते हैं और सिम्टम्स ज्यादा नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। पर सिम्टम्स खांसी सर्दी कब बढ़ता चला रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तब आपको ध्यान देना है। अब आपको और क्या क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जहां घर में कोरोना पॉजिटिव आया, एक पल्स ऑक्सीमीटर आपको सबको, नटवर भाई ने कहा कि हर एक के पास पल्स ऑक्सीमीटर परिवार में पहुंचा हुआ है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स गिन, ऑक्सीजन गिनना है। पल्स और ऑक्सीजन जब आप गिनेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि पल्स और ऑक्सीजन गिनते समय आपको पूरा 1 मिनट लगाने के बाद की गिनती, ना कि लगाते बराबर। और जब आपने वो गिनती करी और उसका नोट किया तो आपका हर एक का वैल्यू अलग आएगा, किसी का 98 आएगा, किसी का 97 आएगा, किसी का 95 आएगा। तो 95 और 97 के बीच में घबराने की जरूरत नहीं, तेरा तो 98, मेरा तो 95। हर एक का बेस लेवल अलग होता है, 95 से नीचे नॉर्मली किसी का नहीं होता है। तो आपको दिन में 3 से 4 बार ये नोट करना है, जिसको पॉजिटिव निकला है हर 4 घंटे में नोट करें। और जब ये नोट करें तो आपको याद रहे कि वो नोट करके एक चार्ट बना के रखें। आपको 3 चीज नोट करनी है चार्ट में, एक पल्स, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा टेम्परेचर। बुखार, बुखार कभी कभी 2-3 दिन तक नहीं आता है, चौथे दिन बुखार आना चालू होता है, और अभी के सेकंड वेव के अंदर बुखार 10 से 12 दिन तक फैला हुआ है। तो ये 12 दिन तक जब बुखार फैलता है तो हम घबरा जाते हैं, डॉक्टर लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस समय ये टेम्परेचर चार्ट बना रहेगा तो मालूम रहेगा। 99 के ऊपर अगर बुखार है तो आपको क्रोसिन की गोली खानी है, पैरासीटामोल की गोली। वजन के हिसाब से गोली आपको डॉक्टर बताएंगे कैसे लेना है। पल्स ऑक्सीमीटर के रीडिंग में 4 से अगर आपका रीडिंग कम हो रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर में 4 से अगर आपका रीडिंग कम हो रहा है, सॉरी, पल्स ऑक्सीमीटर में 4 से आपका रीडिंग अगर कम हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होना चाहिए। आपका ऑक्सीजन का लेवल 1-2 से कम होना नॉर्मल है, पर 4 से अगर कम हो रहा है, आपका 95 का 91 अगर आ गया, नॉर्मली ये कहा जाता है
कि जो व्यक्ति को बड़ी बीमारियां कोई नहीं है, उसका 90 का लेवल नीचे जाता है तो हमको डॉक्टर के पास जाना है, 90 तक चलता है। पर 4 का लेवल हम कंसिडर करें कि 98 से 94 आ गया या 94 से 90 आ गया, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि अब क्या करें। सांस लेने में परेशानी, ऑक्सीजन की कमी, खांसी आना, खांसी बढ़ते चले जाना, खांसी के साथ कफ आना, ऑक्सीजन का रीडिंग कम हो जाना, धड़कन जो है वो 60 से नीचे आ जाना, या 100 सवा 100 से ऊपर हो जाना। आपकी रोज की 100 है, चिंता मत करिए, पर अगर रोज की आपकी 60-70 है और आज 100 पहुंची हुई है, तो आपको डॉक्टर के टेलीफोन पे बात करनी है कि ये पॉजिटिव, ये इतना इतना चेंज आया हुआ है, क्या करें। साथ में टेम्परेचर बताना जरूरी है, क्योंकि एक बुखार 1 डिग्री से चढ़ता है तो आपकी धड़कन 10 से बढ़ती है, हार्ट रेट 10 से बढ़ता है। तो ये 3 चीज आपको नोट करना जरूरी है और इसका चार्ट बनाना जरूरी है अगर आप पॉजिटिव है। अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति पॉजिटिव है, सारे लोगों का पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग लेना चाहिए। पॉजिटिव व्यक्ति का पल्स ऑक्सीमीटर अलग, परिवार का पल्स ऑक्सीमीटर अलग रहेगा, ये ध्यान रहे। अब आपको और क्या क्या नोट करना है, आपको यह नोट करना है कि भूख अगर कम हो रही है, मुंह का स्वाद जा रहा है, अगर स्मेल आना, तो भी अपने आप को 2-2 घंटे में खाना जबरदस्ती खाएं। खाना खाना है, लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेना है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, घर का बना हुआ शरबत ले सकते हैं, दही छाछ लस्सी ले सकते हैं। फ्रिज में रखा हुआ ना लें। आप लोगों के परिवार में जैसा सुबह ताजा दही बनता है और छाछ बनती है, शाम को फिर दही बनता है, छाछ बनती है, वो बेस्ट तरीका है। आप लेते रहे, दही चावल खाएं, दाल चावल सब्जी रोटी सादा खाना खाएं। तीखा, तला, खट्टा, ठंडा जो खांसी सर्दी कब बढ़ाएगा, जो अपचन बढ़ाएगा, लूज मोशन वॉमिटिंग लाएगा, वो कंफ्यूजन लाएगा, वो चीज ना खाएं। और ध्यान रहे कि हमें ये प्रिकॉशन जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक ध्यान रहे। सादा खाना पीने के लिए अगर पॉसिबल है तो हर आदमी गर्म पानी पिए। आप साउथ वाले जितने लोग होंगे या साउथ में जितने लोग रहते हैं उनको मालूम है कि गर्म पानी ही पिया जाता है। गर्म पानी पीने से हमारा गला साफ रहेगा। वायरस मरता नहीं मरता, बहुत सारे पोस्टुलेशन हैं, दैट्स अ डिफरेंट थियरी, वो कंफ्यूजन में हम नहीं जाएंगे। पर गर्म पानी पीने से कम हमारा गला जो है वो अच्छा लगेगा। गले के अंदर में खराश आना, सूखापन आना, रूखापन आना वो नहीं आएगा, पर हमें अच्छा लगेगा, इसलिए गर्म पानी पिए। दिन में 3-4-5-6 बार खाएं। शुगर वाले अपने तरीके से खाएं, अपने शुगर वाले डॉक्टर से बात करें कि कितनी बार खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं। सादा खाना, बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, ये ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। एक प्रश्न आया हुआ है, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन एज पेशेंट व्हाइल फेसिंग शॉर्टेज ऑफ इंजेक्शंस लाइक रेमडेसिविर। करेंगे, हम इस पे भी बात करेंगे। अब आगे क्या करना है, तो आगे हमें ये करना है कि हम ये ध्यान दें कि हम जो है क्या ना करें। क्या ना करें में रिवीजन है कुछ चीजों की, पर मैं आपके सामने फिर भी उस पर बात कर रहा हूं। घबराना नहीं है, घर का माहौल खुशी का बनाने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव आने के बावजूद। आप घबराए, घर का जो कार्य करता है वो घबराया, घर की जो लेडीज है वो घबराई, बच्चे स्वाभाविक है घबरा जाएंगे। चाहे वो छोटे 2 साल के हों, चाहे वो 20 साल के एडोलेसेंट टीनेजर। आपकी घबराहट जो है वो आप अपने डॉक्टर से शेयर करके निकालें, अपने दोस्तों से, जो समझदार व्यक्ति है जो आपको समझा सकता है उससे बात करें, ना कि जो आपको फोन पे डराता है उससे बात करें। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, अपनी बात किसी न किसी से बात करते रहना है ताकि मन का डर निकले, मन में डर ना बैठे। घर का माहौल सूतकी नहीं बनाना है, घर का माहौल खुशी का रहे, बीमारी आने के बावजूद खुशी का रहे, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतने आपके शरीर में हॉर्मोन्स निर्माण होंगे। स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। हैप्पीनेस हार्मोन जो है ये हमारे शरीर में एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड निर्माण करता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा कि कोरोना बढ़ता है तो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, और जब आप हंसते हैं और खुश रहते हैं तो शरीर में ऑटोमेटिकली स्टीरॉइड्स बनते हैं, तो आपको बाहर से स्टीरॉइड खाना नहीं पड़ेगा, शरीर का ही स्टीरॉइड आपको साथ देगा, आपका मन आपको साथ देगा, आपका दिल आपको साथ देगा, आपका दिमाग आपको साथ देगा। खुश रहेंगे तो अलग अलग रास्ते मिलते चले जाएंगे, अदरवाइज आप ब्लॉक हो गए। और आप अगर ये घबरा के मारे ये समझे कि अब तो गया मैं काम से, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। 99.7% लोग सुधर रहे हैं, 0.03% ही ज्यादा बीमार हो रहे हैं, जो 10 दिन दवाखाना देखना पड़ रहा है, या जो प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को 30 मार खां समझने लगे। अब 30 मार खां कौन है? आप में से बहुत सारे होंगे, हम में से बहुत सारे होंगे। 30 मार खां के एग्जाम्पल बताता हूँ। अरे यार मुझे तो कोरोना हो गया चला गया, अब तो बस अब कुछ नहीं होने वाला। पूरे दुनिया में किसी भी किताब में, किसी भी रिसर्च में ये कहा नहीं गया है कि आपको आज कोरोना हुआ तो कल नहीं होने वाला।
क्योंकि कोरोना का एक वायरस नहीं है, कोरोना के 771 वायरस हैं, 771। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं फैक्ट। म्यूटेंट्स हैं, जीन, एक ने नीली पैंट पहनी है, एक ने हरी पैंट पहनी है, एक ने लाल शर्ट पहना हुआ, एक ने गुलाबी शर्ट पहना हुआ, एक के बाल काले किए हुए हैं, एक के बाल गुलाबी किए हुए हैं, एक के नीले किए हुए हैं। इस तरीके का ये वायरस फैला हुआ है। जैसे अपनी युवा पीढ़ी को देखते हैं, इस तरीके से का ये युवा वायरस जो है, ये माहौल थे नाच रहा है इस तरीके, पूरी तरीके से, कि जो वो अलग अलग रूप दिखा रहा है, और एक एक रूप समझना बड़ा मुश्किल जा रहा है इस समय। हम सब के सब डॉक्टर लोग जो हैं, हम सब के सब रिसर्चर्स जो हैं, हम के सब साइंटिस्ट जो हैं, लगे हुए हैं काम से, सब थक चुके हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या बताएं आपको। इसलिए आप वो जो पीठ पे थपकी लगाए, अरे हो गया वायरस यार, अब तो निपट गया मैं, अब कुछ नहीं होने वाला मुझे, प्लीज, आपने ये आपके दिमाग में लाया और आप बीमार हुए और आपने बीमारी फैलाई। बिल्कुल नहीं सोचना है। आप सब जो है सदन है, आपके पास में 5 लाख 10 लाख रुपए हैं दवाखाने में देने के लिए, पर आपके पास में काम करने वाला जो व्यक्ति है, आपका कार्यकर्ता जो है, आपके लकड़गंज में आरा मशीन में काम करने वाला व्यक्ति, आपके शोरूम में काम करने वाला व्यक्ति, आपके घर में आने वाली बाई, अपने परिवार के, अपने समाज के कुछ व्यक्ति जिनके पास उतने पैसे नहीं है जितने बाकी लोगों के पास होंगे, तो बाकी लोग इसे एक स्टेटस सिंबल बनाने की कोशिश ना करें, जो कि हो रहा है समाज के अंदर। अरे मुझे तो हो गया, अरे तुझे नहीं हुआ अभी तक, हाँ मैं तो रेमडेसिविर लेके आ गया। अरे रेमडेसिविर लेके आ गया भाई, बच गया तू, पर रेमडेसिविर लेके आ गया, आईसीयू में गया था, ये दवाखाने में गया था, वो दवाखाने में गया था, वो डॉक्टर मेरे दोस्त बन गए, मुझे तो बीमारी होके चली गई, मेरा तो अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होता, मैं तो एकदम ठां बन के आ गया, मैंने वो पूरा लोहे का शरीर मेरा बन गया है और वायरस मेरे शरीर में से फैलने वाला नहीं है। गलत है, 1000% गलत है आप सब। आपको ये वायरस आया हुआ है, इसका मतलब आपको वापस वायरस आने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। अनेक व्यक्ति हैं जो दूसरी बार बीमार हुए हैं, अनेक व्यक्ति है जिन्होंने ये समझा कि अरे वाह हो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने ये वो कम से कम 100-500 लोगों में फैला हुआ है। मेरे अपने परिवार में एक शादी हुई, शादी के अंदर बस भर के यहाँ से वहां तक लोग गए, और वो शादी में हम लोग नहीं, हमारा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली हमारी जो थी वो हम नहीं गए, पर मेरे बुआ के परिवार में वो शादी थी, उस शादी के अंदर गए बहुत सारे लोग, सारे के सारे कोविड पॉजिटिव निकले। पिछले महीने भर से वो बीमारी खत्म नहीं हुई है। एक फैमिली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, चौथी नहीं तो पांचवी, हर एक व्यक्ति बीमार हुआ है, हर एक व्यक्ति को कोरोना निकला। मैं अपने परिवार का किस्सा बता रहा हूँ। समझाया गया था कि मत करो ये शादी इस तरीके से, मत ले, नहीं माने, क्योंकि लोगों को, समाज को लोग क्या कहेंगे, हमारा बड़ा फैमिली, हमारी बड़ी फैमिली के अंदर में ये नाराज, वो नाराज, ये नाराजी, वो आप भुगत रहे हैं सारे के सारे। मैं बोलने में डरता नहीं हूं, पर मैं ये किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि मैं अपने परिवार में देख रहा हूं रोज पिछले 1 महीने से, इसके अंदर में एक्सटेंडेड फैमिली में गमी भी हुई। दूसरे परिवार में बर्थडे मनाया गया, बर्थडे मनाने के बाद में सारे परिवार के अंदर में, सब छोटों से लेकर बड़ों तक, सारी सब परिवार में बीमारी फैली। मैं दूसरे मेरे मेरे अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। होशियार लोग होते हैं ना, ये मेरे अपने परिवार के होशियार लोग। मैं आपको किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं लगे कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ। ये जो परिवार है जिसमें बर्थडे मनाया गया, उसके अंदर भी एक परिवार में गमी हो गई। अब आप क्या कहें, हाथ बंद के रोना आता है, रोना, बाकी कुछ समझ में नहीं आता कि करें क्या। इतना समाज समझाने के बावजूद भी कोई कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है, ऐसे कैसे मिल सकते हैं, आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा ये बीमारी। तो ये समझें दोस्तों, और ये समझें मेरे जितने प्रिय लोग यहाँ पाटीदार समाज के बैठे हुए हैं, और जितने लोग बाकी लोग सुन रहे हैं, कि ये बीमारी बुरी तरह फैलती है, एक से दूसरे में कब फैलती है बता के नहीं आती है। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई शादी कार्यक्रम, बर्थडे कुछ नहीं मनाएगा, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, कोई बाहर खाना खाने नहीं जाएगा। बच्चे जिद करें तो आप घर में आप अपने तरीके से उनको अलग अलग चीजें बना के खिलाएं, समझाएं, बताएं, कहानी सुनाएं, बातें करें, बहलाने की कोशिश करें, फुसलाने की कोशिश करें, समय दें, उनके साथ में खेलें, उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, और ना कि घर का सुख की वातावरण बना के घर में बच्चों में निगेटिविटी लाएं। बच्चों में निगेटिविटी प्लीज लाने की कोशिश मत करिए, और खुद में भी वो निगेटिविटी मत आने दीजिए। मैं क्या नहीं करना के ऊपर बातचीत कर रहा था। बाहर घूमने नहीं जाना है, रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, चाय के टपरी पे नहीं जाना है, पान ठेले पे नहीं जाना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, दारू नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है इस समय। अरे डॉक्टर महोदय, ये तो क्या लिस्ट बता रहे हो आप, अरे ये तो सब मालूम है हमें, मालूम है कितने लोगों से रुका, कितने लोगों ने रोका, कितने लोगों ने वो मास्क उतार के रास्ते पर चलते हुए थूका है बाहर। वो बीमारी आपने रास्ते पे थूकी, कई घंटों तक वायरस जिंदा रहेगा, और वो कई घंटे तक वहां से आने वाले हर व्यक्ति को फैलाता रहेगा वायरस। प्लीज
खुद को बचाइए और समाज को बचाइए। इस समय अगर आपने ये नहीं बचाया और इस तरीके से हम बिहेव करते रहे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा, हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। आई एम वेरी डेडली अगेंस्ट ऑल दीज पीपल दोज हु बिहेव लाइक दिस। प्लीज भीड़ में नहीं जाना, पब्लिक प्लेस पे मिलना है, ग्राउंड पे मिलिए, पर खेलना नहीं है साथ में। आपको सिर्फ बैठ के बात करनी है तो 6 फुट दूर बैठ के बात करिए। बुजुर्ग लोग मिलने जा रहे हैं वॉक पे, वो घर में वॉक कर सके तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं जाए तो अच्छा है। पर अगर वो नहीं मानते हैं और जाना अगर चाहते हैं तो मास्क पहने और 6 फुट दूर रहें। और वापस जब घर पे आए तो क्या करें, सारे परिवार के लिए, सबके लिए है। जो बिजनेस पे जा रहा है, आज लॉकडाउन है, कल लॉकडाउन खुल जाएगा, पर वायरस खत्म होने में 1-2 साल लगेंगे। जो घर के बाहर जाएगा, मैं क्या करता हूँ, मेरा अपना आपको बता रहा हूँ, मैं घर से जब बाहर निकलता हूँ तो मास्क पहना हुआ होता है, मेरी अपनी कैप होती है। जब दवाखाने जाता हूँ तो पूरा वो सूट पहनता हूँ। अगर जरूरत रही तो पाँव में वो शू कैप होती है वो पहनता हूँ। जब मैं दवाखाने से वापस आता हूँ तो ये दवा वो बाकी सब नियम सेम है। घर पे आने के बाद में बाहर में एक टब होता है घर के दरवाजे के बाहर, टब में साबुन का पानी बना के रखा जाता है, उसके अंदर में 1 से 1.5 मिनट में खड़ा होता हूँ। सॉक्स मेरे जो हैं उसी साबुन के पानी में डाल देता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ, ताकि मेरे पाँव जो दवाखाने से आए हुए हैं, आपके पाँव जो दुकान से आए हुए हैं, जो आरा मशीन से आए हुए हैं, लकड़गंज के दुकान से आए हुए हैं, गोडाउन से आए हुए हैं, बाहर घूम के आए हुए हैं, वो सारे के सारे उस टब के साबुन के पानी में वहीं रुक जाएं 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। आपने वो पानी में पूरे पाँव डुबाए, अपने हाथ उसी साबुन के पानी में धो सके झुक तो कोई बात नहीं, नहीं तो सीधा आप वो पानी में से निकलें। अगर पॉसिबल है तो कपड़े वहीं उतार के उसी साबुन के पानी में डाल दें, नहीं पॉसिबल हो तो सीधा बाथरूम में जाएं। घर के किसी व्यक्ति को किसी भी जगह पे हाथ न लगाएं। घर वाले व्यक्ति दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे के आप कहीं भी हाथ नहीं लगाएंगे, बाथरूम का दरवाजा भी आपके लिए खुला रहेगा। आप सीधे बाथरूम में गए, बाथरूम में आपने गर्म पानी से नहाया, पूरा साबुन सर से लेके कान, आंख, नाक पूरी तरीके से लगाया, 20 से 30 सेकंड साबुन लगा के फिर नहाए, और उसके बाद फ्रेश कपड़े पहन के फिर बाकी लोगों के साथ आप मिक्स हो सकते हैं। आपको वो ध्यान देना है। आपके कपड़े जो उतरे, कपड़ों पे हम बात कर चुके हैं कैसे धोना, ये ध्यान रहे। मास्क आपको रीयूज करने वाला है, साथ में धुलने जाना चाहिए। तो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए ये नियम बांध ले, आई गारंटी घर में वायरस नहीं आए। एक दूसरा, अब व्हाट्सएप, गूगल, ये बाबा लोग और यूनिवर्सिटी पे हमको नहीं जाना है। आपको अगर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, WHO.org या WHO.international, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन इजी लैंग्वेज में बताई गई है। आपको ब्लॉग पे नहीं जाना है, आपको गूगल पे नहीं जाना है, आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देखने हैं, आपको टीवी नहीं देखना है, आपको न्यूज नहीं सुननी। अब आप कहेंगे डॉक्टर मोहता हम करें क्या? टीवी पे उल्टा चश्मा देखिए ना, टीवी पे वो सीरियल देखिए जो आपको हंसाएगा, जो घर के माहौल को लाइट करेगा, और ना कि न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, आज इतने मरे, आज इतने हुए, इतना फैला, लोगों के अंदर में माहौल बगड़ाया हुआ है, यहाँ पॉलिटिक्स, यहाँ पे वो डिस्कशन। ये डराने वाली जो आवाजें हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज वाली जो आवाजें हैं, ये न्यूज प्लीज मत देखिए, ये दिल दहलाने वाली चीजें हैं। इस न्यूज को बैन कर दीजिए और वो न्यूज बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। आपको कोरोना कितना हुआ से क्या लेना देना है? आपका समाज का जो आपको मैसेज आता है सिर्फ उतना खोलिए और देखिए कि आज परिवार के अंदर, किस परिवार के अंदर में कितने लोग बीमार हुए हैं और कितने लोग सुधर के घर आ गए। बस इतना आपको देखना है। आपको कहीं भी दूसरा न्यूज देखने की जरूरत नहीं। न्यूज देख के क्या मिला आपको? आपके मन में घबराहट आई और वो घबराहट के मारे आप और डर गए, आपको आपके हार्ट, दिल की धड़कन बढ़ गई, आपके हार्ट रेट बढ़ गया, आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगने लगा बाप रे ये बीमारी मुझे तो नहीं हो गई। आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए, आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगने लगा नर्वसनेस आ गया, और आपको लगने लगा ये बीमारी मुझे ही आने वाली है क्योंकि मैं तो जाके आया था। प्लीज डरिए मत, वो न्यूज मत सुनिए, और ब्रेकिंग न्यूज तो बिल्कुल नहीं देखनी। आप टीवी पे वो सीरियल देखिए जो आपको हंसाएगा, सिनेमा देखिए, मूवी देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, बहुत सारे और जो चैनल्स हैं वो देखिए। आप प्रवचन सुन सकते हैं, आप आस्था चैनल देख सकते हैं, आप गुजराती में होने वाले प्रवचन सुनिए, आप बाबा लोगों को सुनिए जो बता रहे हैं सारी बातें, आप सारी बातें सुन सकते हैं। उसमें से अच्छी चीजें जो लेना है वो सब लीजिए, और आप घबराएं ना, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, ये आप रोल मॉडल हैं हर चीज के लिए। घबराहट नहीं, चर्चा नहीं, कोविड की चर्चा घर पे नहीं,
अगर आपको चर्चा करनी है तो आप बच्चों को दूसरे कमरे में रख के, आप दोनों जो बड़े लोग हैं वो आपस में बात कर सकते हैं बच्चों के सामने। अरे पता है क्या वो धनजी भाई के यहाँ क्या हुआ, अरे पता है क्या आज वो खिमची भाई के यहाँ क्या हुआ, अरे तुझे तो नहीं मालूम क्या हो गया, अरे इस बीमारी के अंदर वो बीमारी, अरे आज रेमडेसिविर नहीं मिला, अरे आज दवाखाने में जगह नहीं मिली, देखो क्या हो गया, आज आज तो वो एम्बुलेंस के अंदर में 3 लोग चले गए यार क्योंकि उनको दवाखाने तक पहुंच नहीं पाए। प्लीज प्लीज प्लीज, ना घबराएं ना किसी को घबराने दें, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको जुड़ना है अपने यार दोस्तों से, स्कूल के दिन की याद, आपके दोस्त आप कई लोगों को खो चुके होंगे, उनसे जुड़िए, बात करिए, उनका नंबर ढूंढिए, आपको जरूर मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और जब आप उनको फोन करेंगे इतने खुशी से आप नाचेंगे झूमेंगे, वो भी अपने खुशी से नाचेंगे, अरे यार 40 साल बाद बात कर रहा है, 20 साल बात कर रहा है, 30 साल बाद बात कर रहा है। आपके बिजनेस पार्टनर गुजरात में कहीं रहे होंगे, उनके परिवार से बात करिए जो आपसे अभी कितने सालों से बात नहीं हुई होगी, ढूंढिए उन परिवार को, उनसे बात करिए, एक्सटेंडेड फैमिली में बात करिए। एंड आपको ये बात करते समय ये ध्यान देना है कि आपको वो मैसेजेस जो है वो मैसेजेस सही तरीके से आप तक उन तक पहुंचाने हैं। अब अवॉइड टचिंग, आखिरी का मैसेज, इसके बाद में कुछ 2-3 बातें बता के फिर क्वेश्चन आंसर देंगे। आपको आंख को, नाक को और मुंह में हाथ नहीं डालना है जब तक हाथ ना धुले या सैनिटाइज करके हाथ सूखे ना और फिर हाथ लगाएं। कोशिश करें हाथ ना लगाएं। मास्क पहनने का दूसरा लॉजिक ये है कि मास्क की याद दिलाता है, अरे मुझे अंदर हाथ नहीं डालना, अरे मुझे अंदर हाथ नहीं डालना, अरे मुझे अंदर हाथ नहीं डालना, ये मास्क दूसरा मैसेज देता है। अब वैक्सीनेशन पे बात करेंगे। वैक्सीनेशन क्या हो रहा है? हम प्रिवेंटिव मेजर की बात करते हैं जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। प्रिवेंटिव यानी एन एपल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कहा जाता है, सिखाया जाता है कि भाई आप अपने आप में अच्छा रहने के लिए, वो बीमारी ना आने के लिए आप कुछ ऐसे मेजर लें ताकि बीमारी ना आए। जिसमें हमने बात करी कि अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए दिमाग को सही परिस्थिति में रखें, दिल को सही परिस्थिति में रखें, खुशी का माहौल रखें, हंसें, हैप्पीनेस हार्मोन क्रिएट करें, स्टेरॉइड्स अपने आप बनेंगे जो आपको बचाएंगे। गर्म पानी की भाप, गर्म पानी के गरारे, गर्म खाना, सादा खाना, गर्म पानी पीना और स्वच्छता से रहना, ये आप सब बराबर करेंगे तो वायरस नहीं आएगा। पब्लिक प्लेस पे ना मिले, ये बात मैं बोल चुका हूं बार बार। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन कौन कौन से होने चाहिए? बुजुर्गों के वैक्सीन, बच्चों के वैक्सीन, मैं दोनों पे बात कर रहा हूँ। पहले कोरोना वैक्सीन पे बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए सबने, जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है 45 के ऊपर के सारे। कुछ लोगों को आज नागपुर कलेक्टर ने पिछले 2-3 दिनों से परमिशन दी है, जो बैंक में काम कर रहे हैं उन्हें दिया जा रहा है, जो सब्जी बेच रहे हैं उन्हें दिया जा रहा है। तो ऐसे कुछ और स्पेशल ग्रुप्स हैं जो मुझे मालूम नहीं है, पर आपका युवक समाज जो जो युवक संगठन है जो आपको हेल्प करेगा मालूम करके कि कौन से लोगों को लग रहा है, अपन जाके लगवा सकते हैं क्या। 45 के ऊपर को हर एक को वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन से डरना नहीं है। जब हम आपके बच्चे को 1.5 महीना, 2.5 महीने, 3.5 महीने का वैक्सीन लगाते हैं, कहते हैं वैक्सीन लगेगा, 2 दिन का बुखार आएगा, जगह अकड़ेगी, मलहम लगाना, बर्फ से सेकना और दवाई खिलाना। यही बड़ों के वैक्सीन में भी हो रहा है। वैक्सीन जब लगता है, हो सकता है हाथ में जहां वैक्सीन लगा हो, लेफ्ट हैंड में लग रहा है, हाथ अकड़े, 2 दिन का ठंड लग के बुखार आए, तीसरे दिन आप सही होंगे, आप क्रोसिन की पैरासिटामोल की गोली खा लेंगे, आपको परेशानी नहीं आएगी। बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताती है कि ये बीमारी आई, ये कॉम्प्लिकेशन आया, वो आया, वो आया, वो आया। डरिए मत। आज पिछले 8 दिन पहले तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका था, इसमें से सिर्फ 160 लोगों में कॉम्प्लिकेशन आए, एक की भी जान नहीं गई। कॉम्प्लिकेशन यानी गठान आना, सूजन आना और उस जगह पे तकलीफ होना या बुखार आना। 2-3 लोगों में कॉम्प्लिकेशन आए जो रिपोर्ट किया गया कि डेथ हो गई, वो वैक्सीन के कारण नहीं थी, ये पोस्टमार्टम के बाद में और रिपोर्ट के बाद में मालूम पड़ चुका है। कई बार हमने पढ़ा है कि वैक्सीन के कारण ब्लड के अंदर गुठलियां पड़ रही। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आईसीएमआर ने या सीडीसी ने या डब्ल्यूएचओ ने ये वैक्सीन बंद कर दिया होता है। कई दवाइयां आती हैं और दवाइयां बंद कर दी जाती हैं, बैन कर दी जाती हैं। इस वैक्सीन को अभी तक बैन नहीं किया गया, इसका मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको फिर भी शंका हो तो आपके जो डॉक्टर अंकल होंगे, आपके जो डॉक्टर होंगे, उनसे बात करें, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। 2 वैक्सीन के डोज लगेंगे। अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लग रहा है तो 4 हफ्ते के बाद लगेगा दूसरा डोज। अगर आप कोविशील्ड लगा रहे हैं जो दुनिया के सारे दवाखानों में लग रहा है, कॉर्पोरेशन में और प्राइवेट दवाखानों में, तो आपको वो एक लगेगा और 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा। प्लीज वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद में भी कोरोना पॉजिटिव आएगा,
अब आप कहेंगे डॉक्टर मोहता फिर क्यों लगवाएं? मैं आपको बताता हूं, हमारी सारी बीमारी व्यापी कोरोना की जो है, ये लंग्स में जब बीमारी आती है, फेफड़ों में बीमारी आती है, उसी से जान जाती है। और जिन लोगों के वैक्सीन दो दो हो गए, दो वैक्सीन के बावजूद कुछ लोगों में, डॉक्टर लोगों में, मैं अपने डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ के काम करने वालों की बात कर रहा हूँ, उनको कोरोना पॉजिटिव आया, पर उनमें से किसी को भी लंग्स का, किसी को भी आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ा, की भी जान नहीं। वैक्सीन आपकी जान बचाएगा, वैक्सीन आपको आईसीयू में, वैक्सीन आपको उस माहौल तक बचाएगा जहां पे सीरियसनेस नहीं आए। इसीलिए वैक्सीन कोरोना का लगना ही चाहिए। अब एक प्रश्न आया हुआ है, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला और सपोर्टिंग स्टाफ, एसओपी स्टाफ नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कैसे बचें? अब ये ऐसा है कि इन लोगों को वैक्सीन अगर लगे हुए हैं, जो सही कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं हमको मालूम नहीं है, पर हमारे स्टाफ को अगर हमने कहीं बेच के वैक्सीन लगाया हुआ है तो हमें मालूम है, हम साथ में काम कर सकते हैं। अगेन, रूल सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, 6 फुट दूर से बात करेंगे, 6 फुट दूर से ही काम करेंगे। सब्जी लानी है, फ्रूट्स लाने हैं, वेजिटेबल्स लाने हैं, आपको कोशिश ये करनी है, एक अल्ट्रावायलेट डोम मिलता है, 3-3.5 हजार रुपए का एमआरपी है आपका। नेटवर्क वाइज से बात करता हूँ मैं, एड्रेस फोन नंबर दे देता हूँ, वो आपको होलसेल में जब आप 100, 200, 500 खरीदेंगे तो वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको, इनको शायद पता भी होगा। अल्ट्रावायलेट लाइट का बॉक्स भी आता है, डोम भी आता है। आप जब करेंसी आपकी आती है, डोम में रख सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं, तो वो बॉक्स या डोम, बॉक्स यानी एक छोटा सा जिप वाला बॉक्स है, जैसे अपना छोटा कैरी करने वाला जो डब्बा वाला बॉक्स होता है, या आपकी छोटी तिजोरी होती है जो आप लेके घूमते हैं, उस टाइप का, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, उसके अंदर आप नोट रखेंगे तो नोट का वायरस खत्म हो जाएगा। अगर आप सब्जी भाजी लाते हैं, दूध लाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स लाते हैं, वो आपको जो आज के आज, अभी के अभी, घंटे 2 घंटे में फ्रिज में रखने हैं, उसको अल्ट्रावायलेट में आप रख सकते हैं। पहले पानी में धो लें, फिर अल्ट्रावायलेट में रखें, और उसके बाद 10 मिनट तक रखें, और उसके बाद फिर आप फ्रिज में रखें। जो चीज आपको 2-3 दिन तक खराब ना होती, किराना आया हुआ है, उसको वैसे ही बैग में पड़ा रहने दीजिए, कोई हाथ नहीं लगाएगा, 3 दिन बाद उसको खोलेंगे। आपने ऑनलाइन कोई चीज बनाई हुई है जो खराब होने वाली नहीं है, वो बॉक्स को 3 दिन, पुट्ठे के बॉक्स को हाथ नहीं लगाना। अगर इमरजेंसी है, हम उस पर पूरा वो सैनिटाइज करें, स्प्रे करें, और या फिर वो सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करें, और पड़ा रहने दें 4-6 घंटे, या दूसरे दिन तक, और दूसरे दिन खोलें। ये बाकी चीजों के लिए। अब मैं बाकी के वैक्सीन की बात करता हूँ। हमें अडल्ट वैक्सीनेशन, यानी जो आपके 18 साल के ऊपर के हैं, उन्हें भी हम, मेरे दवाखाने में भी मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ। बच्चों को तो लगाता ही हूँ, पर बड़ों को भी अभी लगा रहा हूँ। तो वैक्सीन कौन कौन से लगने चाहिए? वैक्सीन लगना चाहिए स्वाइन फ्लू का, दूसरा लगना चाहिए एमएमआर का, एमएमआर वैक्सीन बड़ों में भी लग रहा है, जो बच्चों को लगता था वो बड़ों में भी लग रहा है। तीसरा वैक्सीन लगना चाहिए निमोनिया का। क्यों होता है? एमएमआर में यानी मीजल्स मम्स रूबेला, यानी माता, माता निकली तो आपको सबको मालूम है, माता से बदन पे दाने आते हैं, पर वो फेफड़ों में पहुंचती है, खांसी बढ़ाती है, और निमोनिया तक पहुंचाती है। स्वाइन फ्लू, खांसी सर्दी कफ बुखार निमोनिया, निमोनिया खांसी सर्दी कफ बुखार निमोनिया, कोरोना खांसी सर्दी कफ बुखार निमोनिया, सारे के सारे सिम्टम सेम है, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, ये जब बीमारी आती है, चाहे मीजल्स हो, चाहे मम्स हो, चाहे रूबेला हो, चाहे फ्लू हो, चाहे निमोनिया हो, हमारी प्रतिकार शक्ति 50% से नीचे घट जाती है, हमारी रेजिस्टेंस पावर कम हुई, और वातावरण का कोरोना ने हमारे ऊपर अटैक किया, और हमें कोरोना हुआ। तो हमें बचने के लिए ये सारे वैक्सीन सब में लेने चाहिए। ये वैक्सीन जो हैं, ये कंपलसरी वैक्सीन समझ के गए। मैं मेरे दोस्तों की और मेरे परिवार की, एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये सब वैक्सीन लिए हुए हैं, उनको ये बीमारी कोरोना आने के बावजूद भी अफेक्ट नहीं, ना निमोनिया हुआ, ना कफ खांसी सर्दी हुई, क्योंकि ये वैक्सीन से वो रेजिस्टेंस पावर उस हद तक बना हुआ था जो कम नहीं हुआ। तो ये वैक्सीन भी लगवाना है, कोरोना वैक्सीन भी लगाना है, और एमएमआर, फ्लू यानी स्वाइन फ्लू, और निमोनिया। निमोनिया के वैक्सीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक 10 साल 5 साल के बच्चों के नीचे के वैक्सीन अलग होते हैं, 5 साल के ऊपर वालों के वैक्सीन अलग होते हैं। बुजुर्गों के अंदर भी 2 प्रकार के वैक्सीन होते हैं, मेंटेनेंस वाला वैक्सीन होता है, और एक सिंगल डोज और मेंटेनेंस ले लिया तो फिर जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन हर साल लेना है। कोरोना कितने साल चलेगा नहीं मालूम, अगेन घबरा नहीं रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, पर आपको ये बता दूं कि 1918 के अंदर में स्पेनिश फ्लू आया था, जो 1925 से 27 साल, मतलब 25 से 27 चला, यानी 7 से 8 साल चला। हम अच्छे इरा में हैं, अच्छी दवाइयां हैं,
अच्छे हमारे पास में सब चीजें, वैक्सीन निकल चुका है, हो सकता है हमारे बीच में से ये 4 साल में खत्म हो जाए, अभी कुल मिला के 1 साल हुआ है, हो सकता है 2-3 साल और चले। अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो हमारी जीने की लाइफस्टाइल हमें बदल देनी है, और ये न्यू स्टाइल जो है, न्यू स्टाइल लाइफस्टाइल हमें सीखनी पड़ेगी कंपलसरी। हम अरे यार अब साल भर से थक गए, कहीं गए नहीं, अब चलो यार कहीं तो भी अपन जाके आते हैं, प्लीज ना जाएं। अगर जा रहे हैं अपने गाड़ी में जाएं, ऐसी जगह पहुंचे जहां अपना फार्म हाउस हो, चुपचाप अपन 4 लोग इस छत से उस पहुंचे, 4 दिन वहां रहे और वापस आ जाए। इतना ही आपको शेयर करता है, बाकी कहीं जाके आप पब्लिक प्लेस पे ना जाएं ताकि वो बीमारी आप तक ना पहुंचे। इस समय टूरिंग सही नहीं है। अब लास्ट पे हम बात करेंगे, लास्ट प्रश्न में बात कर रहा हूँ, शायद आपके बीच में कुछ प्रश्न होंगे वो मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ, पर मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूँ अभी, जो मुझे मैसेज दिया गया था नटू भाई ने, उसमें का लास्ट प्रश्न बाकी है। हमने बात कर ली कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कोरोना के लक्षण क्या है, कोरोना पॉजिटिव आने पर सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को एडमिट करने की नौबत कब आती है, जब बुखार आपे से बाहर हो, खाना पीना छूट जाए, थकान आने लगे, ऐसा लगे कि एनर्जी एकदम खत्म हो गई है, एनर्जी जीरो लेवल पे आ गई है, और सांस में भारीपन आने लगे, खांसी और कफ बहुत ज्यादा होने लगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर में 4 से कम होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने पहुंचना है। इस समय दिखाने जरूर पहुंचना है, इस समय टेली कंसल्टेशन पे नहीं, आप डॉक्टर के पास पहुंचे। कोविड हॉस्पिटल के हर डॉक्टर आपको देखेगा, कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जो डॉक्टर, इस समय आपको याद रहे कि ये सब चीजों में से कोई भी 1-2-3 चीज हो रही है, बुखार आपका कम नहीं हो रहा है, 4 दिन हो चुके हैं, आपको डॉक्टर के पास तुरंत, बुखार तेज आ रहा है, 101 102 जा रहा है, थकान बढ़ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है। ये एडमिट करने वाली परिस्थिति वाली बात है। आइसोलेशन क्वारंटाइन मैंने आपको बता दिया, जो पेशेंट है वो आइसोलेशन में रहेगा, पूरा परिवार क्वारंटाइन में रहेगा। अब रेमडेसिविर, आरटीपीसीआर और एंटीजन क्या है, इस पर हमने बात कर ली है। रेमडेसिविर का क्या करें? रेमडेसिविर इंजेक्शन एक रामबाण उपाय नहीं है। अब कहेंगे डॉक्टर मोहता ये क्या कर रहे हैं, रेमडेसिविर के पीछे पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, लाइन लग रही है, लोग मारामारी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दुकानों पे रेड हो रही है, दुकानें बंद हो जा रही हैं, दुकानों के सामने, दवाखानों के सामने लाइनें लगी हुई है, रेमडेसिविर लगाओ, रेमडेसिविर लगाओ। रेमडेसिविर रामबाण उपाय नहीं है, ये वन ऑफ दी ऑल्टरनेटिव्स है। अगर आप पहले ही संभल गए, रेमडेसिविर का जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही दवाई बराबर खा ली और अपने आप को बचा लिया, रेमडेसिविर तक नहीं पहुंचेंगे। एडमिट होने की परिस्थिति अगर आ गई तो रेमडेसिविर व्यवस्था करने की व्यवस्था दवाखाने की है, दवाखाना आपको एडमिट भी करेगा और रेमडेसिविर की व्यवस्था भी करेगा। शॉर्टेज अगर आया हुआ है वो इसलिए आया हुआ है कि हर व्यक्ति रेमडेसिविर को ये समझ रहा है कि मैं रेमडेसिविर खा लिया और मैं कोरोना से बच जाऊंगा। नहीं, डॉक्टर आपके लिए जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय है, रेमडेसिविर उपाय नहीं है। रेमडेसिविर वन ऑफ दी ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, जो कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश करेगा, लंग्स को रिकवर करने की कोशिश करेगा, पर इससे गारंटी नहीं है कि आप सुधर जाएं। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे या उसके पीछे ना भागे जो पब्लिकली बहुत ज्यादा, अरे रेमडेसिविर का शॉर्टेज होगा, घबराइए मत। रेमडेसिविर हर कोरोना दवाखाने के फार्मेसी में सप्लाई किया जा रहा है, उनके पास में शॉर्टेज होता है, सुबह का शाम लग जाता है, शाम का दूसरे दिन लग जाता है, करीबन 2-4 घंटे 5 घंटे के फर्क से आपको वैक्सीन जरूर लगेगा। मयूर ने कुछ पूछा हुआ है, सर आई एम registered pharmacist and play the role as a pharmacist in medical store. What precautions should I take after coming home? Should I maintain proper social distancing from closed ones? What precautions you are taking while coming home from hospital? मैंने सारी चीज बता दी है, उसको रिपीट नहीं करूंगा, पर ये ध्यान रहे कि अगर तुम फार्मेसी में काम कर रहे हो और इतने सारे लोगों के साथ में अगर कांटेक्ट में आ रहे हो तो घर के अंदर कैसे आना है, कैसे आपको टब में खड़े रह के वो अपना कपड़े बाहर ही उतार देने हैं, उसी साबुन के पानी में भीगने देना है, 2 घंटे भीगते रहे, फिर डिश वॉशिंग मशीन में डाल के हाईएस्ट टेम्परेचर पे वॉश करना है, अपने आप को अच्छे तरीके से नहा के फिर बाकी लोगों के साथ होना है। बट बिकॉज यू आर वर्किंग इन फार्मेसी, यू हैव 100% ऑफ चांस ऑफ गिविंग दिस टू योर फैमिली मेंबर्स। अगर पॉसिबल है तो कोशिश करें कि हम जितना दूर रहें सब लोगों से उतना दूर रहें, घर में रहें पर दूर रहें, और कोशिश रहें कि कम से कम कांटेक्ट में आए और अपने रूम में रहने की कोशिश करें। मयूर, आई थिंक दैट्स इट। और कोई आपके मन में प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं।
आई एम गोइंग ऑन द चैट बॉक्स, जिसमें चैट में कुछ और होगा तो मैं देख रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्लाज्मा थेरेपी। सर ये जो काफी चला कि प्लाज्मा संजीवनी बूटी तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये बहुत कारगर साबित हुई है। तो सर ये प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर थोड़ा सा बताइए कि वो कितनी कारगर है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी पे मैंने जैसे कहा कि हर चीज रोज नई चीज मालूम पड़ती है। तो डब्ल्यूएचओ का बीच में जो लेटेस्ट ये था कि प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। पर जो प्लाज्मा थेरेपी ले चुके हैं, जो प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं, उनका कहना है कि काम कर रही है। हम ये कंफ्यूजन में जाने के बजाय जिस हॉस्पिटल में पहुंचे वहां डॉक्टर ने बोला कि प्लाज्मा थेरेपी लेनी है तो लेनी है। प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली क्या है? जिसको कोविड हो चुका है उस कोविड के पेशेंट का प्लाज्मा यानी ब्लड लिया जाता है, उसको अलग किया जाता है और वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा के थ्रू उस पेशेंट को दी जाती है जिसको कोविड है। तो उसमें फायदा होना चाहिए, ऐसा अंदाज हम सब लोगों का है, डॉक्टर लोगों का। पर एक रिसर्च, दो रिसर्च, तीन रिसर्च में यह आया कि वो काम नहीं कर रहा है। तो काम करेगा या नहीं करेगा ये मालूम नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लाज्मा लेने से नुकसान नहीं है। हम डॉक्टरों से डिस्कस जरूर कर सकते हैं कि प्लाज्मा देना या नहीं देना है। डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है प्लाज्मा देना नहीं देना। हर एक डॉक्टर का अपना पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट होता है। कोई बिलीव करते होंगे तो देंगे और कोई नहीं बिलीव करते होंगे तो बोलेंगे नहीं, प्लाज्मा हम नहीं देते हैं। तो वो नहीं भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, और दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर मिल रहा है तो खुशी की बात है। एज अ समाज अब जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक में आपका हक बनता है कि प्लाज्मा आप वहां से लाएं। पर अभी वहां पे भी शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए जरूरत अगर पड़ती है तो पहले जिस डॉक्टर के जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुए डॉक्टर से पूछ लें कि सर प्लाज्मा की व्यवस्था करवानी है क्या, हम कोशिश करते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो पहले से बुक करा के रख लें, अगर हो गई व्यवस्था तो। अब एक प्रश्न आया हुआ है, कुड यू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये छूट गया था डिस्कशन में से। पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं सर। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है, आप लोगों में से कितने लोगों ने चिकनगुनिया के बीमारी में तकलीफ पाई थी मुझे नहीं मालूम। करीबन एक 10-12 साल पहले चिकनगुनिया आया था। और चिकनगुनिया जो आया वो इस बुरी तरीके से फैला कि लोगों के यहाँ खटियाओं पे डॉक्टरों ने सलाइन लगा के ट्रीटमेंट करी है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दवाखाने फुल थे, लोगों के घर फुल थे। और एक एक डॉक्टर कम से कम 20-20, 25-25, 50-50 लोगों को सलाइन लगाते चला जा रहा था। पोस्ट चिकनगुनिया के अंदर में आज भी 10 साल बाद में भी लोगों के जोड़ दुख रहे हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम उतना ही खतरनाक है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बचने के लिए कुछ डॉक्टरों ने 3-3, 4-4 महीने दवाखाने बंद रखे, क्योंकि हमको बीमारी से ज्यादा बीमारी के बाद में आने वाला कॉम्प्लिकेशन घबराता रहा। और ये घबराहट स्वाभाविक है, क्योंकि ये हार्ट से लेके लंग्स से लेके लीवर से लेके किडनी से लेके अतड़ियों से लेके आंतों से लेके पूरे शरीर में कहीं भी कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। अगेन, मैं घबरा नहीं रहा हूं, पर ये किसको आएगा और किसको नहीं आएगा ये डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर भी नहीं बता सकता, रिसर्च भी नहीं बता सकता कि आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अफेक्ट होगा या नहीं होगा। ना कोई हमारे पास लेवल है कि ये टेस्ट कर ले तो मालूम पड़ेगा कि आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन आएंगे क्या। कोविड ना हो ये अपने हाथ में है, उसके लिए जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। पोस्ट कोविड बीमारी ना आए, ये कोविड ना आए सबसे पहले तो। और कोविड आ गया गलती से खुदा ना खास्ता तो घबराए ना, पोस्ट कोविड ना आए इसके लिए आज हमारे पास कुछ नहीं है। आएगा तब देखेंगे कुछ, जब अगर हार्ट अटैक आया तो उसका इलाज कराएं, अगर लीवर में सूजन आ गई तो इसका इलाज कराएं, जो होगा उस समय देखें। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त को जो खुद आयुर्वेदिक फिजिशियन है, उसको कोविड हुआ, वो आईसीयू में एडमिट रहा, 7 दिन बाद घर गया। और उसको करीबन एक महीना सवा महीना बाद में अचानक ब्लड प्रेशर शूट हुआ। 200, 150, मतलब 160 was the highest blood pressure which reached 160/110। और वो रिकवर हो गया उस चीज से। पर वो समझ में आ गया, क्योंकि खुद डॉक्टर था, उसके समझ में आ गया कि अचानक इतना सर दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो अस्पताल पहुंचा, अस्पताल में फिर एडमिट करना पड़ा। ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम था, जहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा, और ब्लड प्रेशर इस बुरी तरीके से बढ़ा कि आपे से बाहर हो गया और ब्रेन में कुछ गुठलियां आ गई, जिसको बाद में ठीक हो गया। पर वो समय जानकारी मिल गई, खुद डॉक्टर थे, पहचान पाए, समझ पाए। इसलिए कोविड खत्म हो गया, इसलिए मुझे अब नहीं होगा और मैं डंके की चोट, मैं 3 पत्ती खेलूं, मैं पार्टियां मनाऊं, मैं गेट टुगेदर मनाऊं, मैं लोगों में ये बताऊं अरे वाह यार मैं तो शेर हूं, मैं कोविड को बाहर निकल गया हूं। ना प्लीज, कोविड से बचाव का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आपको और कुछ नहीं होने वाला। पोस्ट कोविड सिंड्रोम बीमारी ला सकता है।
हाँ, एक एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। पॉजिटिव होने के बाद कब वैक्सीन लगवा सकते हैं कोविड का? पॉजिटिव होने के बाद में कम से कम 1.5 महीना वैक्सीन ना लगाएं। आपका पहला डोज हुआ है, इस बीच में आप कोविड पॉजिटिव हो गए, आपका 1.5 महीना से 2 महीना निकलने के बाद ही आपने वैक्सीन लगवाना है, उसके बीच में वैक्सीन नहीं लगवाना। आप कोविड पॉजिटिव हैं, छुपाइए मत। वहाँ कोविड सेंटर पे जाके बताइए कि मैंने कोविड पॉजिटिव निकला था, रिपोर्ट साथ में लेके जाइए। वो 1.5 महीना आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे, प्लीज मत लगवाइए। क्योंकि कोविड पॉजिटिविटी के अंदर में वायरस बॉडी में जब वैक्सीन के थ्रू आता है तो एक तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगा और दूसरा कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहेंगे। वैक्सीन 2 लगने के बाद में भी कोविड आता है तो ये मत बोलिए कि वैक्सीन बेकार है और वैक्सीन काम का नहीं है। वैक्सीन काम का है, वैक्सीन आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं होने देगा, वैक्सीन आपको एडमिट नहीं होने देगा, वैक्सीन आपको आपकी जान बचाएगा, वैक्सीन आपको आईसीसीयू में वेंटिलेटर नहीं लगने देगा, इतनी पक्की गारंटी। What precautions to be taken as a patient while facing shortage of injections like remdesivir? Precautions सारे के सारे वही हैं, आपको बीमारी ना हो, रेमडेसिविर खुदा न खास्ता आपको ना लगे। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको वो बीमारी ही ना पहुंचे जहां आपको रेमडेसिविर की जरूरत है। सर HRCT स्कैन के जो डिटेल्स होते हैं वो उसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मेरा 12 है, मेरा 11 है, तो वो कितना पैनिक सिचुएशन है और कितना सीरियस है? देखिए, एचआरसीटी कभी भी वायरस आने के 4 या 5 दिन बाद होनी चाहिए, ना कि पहले दिन। पहले दिन दूसरे दिन कराएंगे, आप अपने मन से चले गए करवाने के लिए, या किसी चैट बॉक्स ने बता दिया, व्हाट्सएप ने बता दिया कि हम चले गए 2 दिन 3 दिन में, तो आपका एचआरसीटी 0 आएगा और आप बड़े खुशी से बोलेंगे वाह भाई मेरा एचआरसीटी नॉर्मल है, मैं तो नॉर्मल हूँ। कभी भी एचआरसीटी यानी सिटी स्कैन चेस्ट अगर करवाना है तो 5 दिन 6 दिन बाद होना चाहिए। डॉक्टर ने बोला तो ही होना चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए। एचआरसीटी खांसी, सर्दी, कफ, निमोनिया, ऑक्सीजन की कमी हो तब होना चाहिए, अदरवाइज रूटीनली कराने की जरूरत नहीं है। पर आपका बुखार 4-5 दिन कम नहीं हो रहा है, आपको बीमारी बढ़ती हुई लग रही है, आपको लग रहा है कि थकान ज्यादा आ रही है, तब आपको खांसी नहीं रहते हुए भी एचआरसीटी करवानी चाहिए। एचआरसीटी जैसा आरटीपीसीआर की वैल्यू है वैसे एचआरसीटी की भी वैल्यू होती है। एचआरसीटी की वैल्यू का लेवल डिफरेंस एक होता है और दूसरा कंपैरिजन होता है। जैसे आज मैंने एचआरसीटी 5वें दिन किया तो मेरी वैल्यू 5 आई, मैं सब ठीक चल रहा हूँ, मेरे सिम्टम्स अगर थोड़े बहुत भी हैं तो डॉक्टर कहेंगे चलो ठीक है दवाई फ्लेविपिर खाओ, आप घर पे रहो। पर 5 दिन बाद मेरे से फिर से अगर तकलीफ बढ़ी या नहीं भी बढ़ी और मेरे को लगा कि डॉक्टर ने कहा कि अब एचआरसीटी फिर से रिपीट करवाओ, तो करवाना जरूरी होता है। क्योंकि ये 5 से मेरा लेवल 10 तो नहीं हुआ, 11 तो नहीं हुआ, 12 तो नहीं। ये कब इंपॉर्टेंट होता है? जब सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, जब सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, उतने के उतने मेंटेन्ड है, खाना पीना कम हो गया है, थकान लग रही है, कफ खांसी सर्दी शुरू हो रही है, बुखार कम हो नहीं हो रहा है, तब एक एचआरसीटी, दूसरा एचआरसीटी, कंपैरिजन बिटवीन 2 एचआरसीटी, पहला और दूसरा, और उसके अंदर का राइज या फिर लेवल मोर देन 12, 13, 14, 25 का टोटल लेवल होता है। उसमें से लेवल जो है वो इतना हद तक ना पहुंचे जहां पे वो निमोनिया पूरे लंग्स में, दोनों लंग्स में फैला हुआ, एचआरसीटी का उतना वैल्यू। और कोई चीज? और कोई प्रश्न है? दोस्तों और कोई प्रश्न अगर किसी के मन में हो तो सर से बेझिझक यहाँ पूछ लें, हमारे पास मीटिंग का टाइम भी बहुत लिमिट है। सर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा हो तो क्या करें? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं जो समाज के लेवल पे आप 2-4 खरीद के रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 30-35 हजार रुपए या उससे भी सस्ते में आना चाहिए जब आप खरीदेंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नॉर्मल एयर को खींचता है और ऑक्सीजन बनाता है, जो घर के घर में किसी के भी लिए यूज हो सकता है। या समाज के लेवल पे अगर पॉसिबल हो तो 10-20 सिलेंडर आप खरीद के या किराए पे मिलते हैं तो भर के रख लें, ताकि किसी को जरूरत पड़े तो आप सामाजिक लेवल पे उनको मदद कर सकें। ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज तो चल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेटर ये बेस्ट मीडियम होगा। या सिलेंडर भर के रखें और सिलेंडर को रिप्लेसमेंट की व्यवस्था करवा के रखें। इधर खाली एक हुआ और हमने भरवा के दूसरा रखा। पेट के बल सोने से ऑक्सीजन मिलती है क्या? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब आपके ऑक्सीजन की कमी हो, आपको पेट पर जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतनी देर सोना है, ताकि लंग्स पे प्रेशर कम हो
और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ जाए, एयर अंदर अगर अंदर सही तरीके से पहुंचे और ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ जाती है उल्टा सोने से। ये हॉस्पिटल में भी किया जाता है, घर पे भी आप कर सकते हैं। घर के नुस्खे कारगर हो सकते हैं क्या एज ए प्रिकॉशन और रेमेडी? आयुर्वेदिक काढ़ा सही है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, पर जब आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदिक काढ़ा प्रपोज कर रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता है। वो प्रोपोर्शन आप नेट पर ढूंढे, governmentofIndia.org, उसके ऊपर आप आयुष मंत्रालय.org अगर ढूंढेंगे या आयुष मंत्रालय.इंडिया ढूंढेंगे तो आपको आयुर्वेदिक काढ़े का प्रिपरेशन वहां से मालूम पड़ेगा, ना कि हमारे चमत्कारिक बाबा लोग जो आयुर्वेदिक काढ़ा बताएंगे कि वो काढ़ा हम बनाएं, या हमारे घर के कोई बुजुर्ग जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे जो हमको गाइड कर सकते हैं, या समाज के कोई और आयुर्वेदिक वाले जानकार होंगे जो हमको सही बता सकते हैं वो लें। पर आयुर्वेदिक काढ़ा यानी आपका बचाव नहीं है, आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेदिक काढ़ा, गर्म पानी पीना, गर्म पानी की भाप लेना, ये खुद को अच्छा महसूस करने के लिए, पाचन शक्ति को जगह पे लाने के लिए और प्रतिकार शक्ति को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो काढ़ा लेने से नुकसान नहीं है, पर जिस किसी को एसिडिटी की तकलीफ हो, जिस किसी का लीवर अफेक्टेड हो, जिस किसी को सिरोसिस या फैटी लीवर हो, जिस किसी को हेपेटाइटिस बी हो, उन्होंने ध्यान से काढ़ा पीना चाहिए कि काढ़े के अंदर के आयुर्वेदिक बहुत सारी चीजें होती हैं जो लीवर पे सूजन लाती हैं, उनको काढ़ा नहीं चलता है। काढ़े के अंदर में कोई गुड़ शक्कर डालने को कहेगा डायबिटीज वालों को, वो काढ़ा गुड़ शक्कर वाला नहीं चलेगा। आई एम 37 years old, so now we should take MMR, pneumonia and flu vaccine again. Yes, you should. Everybody should. At the age of 55 onwards, अगर आप अडल्ट वैक्सीनेशन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, पर cdc.org अगर आप खोलेंगे तो अडल्ट वैक्सीनेशन के कम से कम 3000 पन्नों की वहां पे पूरा ये है, इजी लैंग्वेज में भी बताया गया है। cdc.org अमेरिका का वेबसाइट है। अमेरिका में अडल्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है, उस वैक्सीन पे उस जगह पे जाके आप ढूंढ सकते हैं कौन से वैक्सीन लगानी चाहिए। पर ये 3 वैक्सीन इंडिया में भी लगा रहे हैं और लगने चाहिए। Anybody and everybody should. Sir, once again, going into isolation after being tested positive, then after how many days one can resume his daily routine? 17 days. Or again, testing negative is compulsory? No, testing negative is not compulsory. आपको कॉर्पोरेशन वाले 7 दिन बोलेंगे, आपके डॉक्टर 14 दिन बोलेंगे, मैं 17 दिन बोल रहा हूँ। 17 दिन कम से कम बाकी लोगों में मिक्स नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स कह रहे हैं 17 दिन तक, 14 से 17 दिन तक वायरस जो है दूसरे तक फैलता है। कुछ लोग 21 दिन भी कह रहे हैं, पर ऑप्टिमम 14 और 17 के 21 के बीच का 17 तो हम लेना ही चाहिए। वापस टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक RT-PCR पॉजिटिव आता है। Follow up with physicians for routine checkup? Yes, you should talk to them on telephone. Telephonic consultation, teleconsultation is being rampantly and routinely being followed by everybody. Please follow that. Don't come out of the house for 17 days. After that, if you feel like meeting a doctor and if a doctor says कि मिलना जरूरी है तो जाइए, otherwise जाने की जरूरत नहीं। If you're feeling fine तो क्यों दवाखाने में जाना चाह रहे हैं? मेंटेनेंस के लिए आपको वो पहले ही बता देंगे कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कितने दिन लेनी है, मेंटेनेंस के लिए इम्यूनोथेरेपी क्या लेना है, वो सब आपको पहले ही बता देंगे। सबको कल से प्रारंभ हो रहे भारतीय नूतन वर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको भी। जय लक्ष्मी नारायण। एक प्रश्न और आया हुआ है, द चाइल्ड इज 7 years old and has had his MMR, flu, etc. vaccines as per the standard prescribed list. Should we get this 3 vaccines done additionally? No. अगर उसका वैक्सीन का चार्ट कंप्लीट है, निमोनिया का 7 साल में बूस्टर लग चुका है, 4 निमोनिया अगर वैक्सीन हो चुके हैं, MMR के 3 वैक्सीन हो चुके हैं, फ्लू इस साल का हो गया है, आपको रिपीट नहीं करना है। अगर फ्लू पिछले साल लगा हुआ है, इस साल जरूर लगवाना है, तुरंत लगवाइए। स्वाइन फ्लू एनुअल वैक्सीन है जो हर साल लगना चाहिए, हर साल लगना चाहिए 25 साल की उम्र तक, ये एक संस्था कहती है। बाकी मैं कहता हूँ हर साल जिंदगी भर सबने लेना चाहिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे 50 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, चाहे 100 साल के। स्वाइन फ्लू तो हर एक ने लेना है, क्योंकि खांसी सर्दी बोल के नहीं आती, बीमारी बोल के नहीं आती, स्वाइन फ्लू बोल के नहीं आता। तो आपके वैक्सीन अगर बच्चे के लग चुके हैं पूरे तो आपको लगवाने की जरूरत नहीं, पर स्वाइन फ्लू कंफर्म कर लीजिए कब लगा था। विदिन 1 year लगा है तो लगाने की जरूरत नहीं है।
बहुत देर बोल लिया मैं, सारे प्रश्न खत्म हो चुके होंगे, सारी शंकाओं का भ्रम निरसन हो गया होगा। अगर कोई और प्रश्न है तो मैं बैठा हूं, पूछ लीजिए प्लीज। आई थिंक दैट्स इट। मैं जय लक्ष्मी नारायण कह रहा हूँ आप सबको। नवीन वर्ष की शुभकामनाएं, कल से शुरू होने वाले, आज ही आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको अपने आप को खुद से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और कोरोना से बचाने की। सर जय लक्ष्मी नारायण, आपको सुनना हमेशा की तरह इस बार भी जानदार और शानदार रहा। और एक चीज जिस आखिरी में हिसाब बोलना से, चाहूंगा, आखिरी में हाँ बोलना सर, चाहूंगा, जेनो हाँ। काम तेनो थाय, बीजा करे तो गोता खाए। परफेक्ट सर, बिल्कुल। लेकिन आपने फिर भी ट्राई किया सर गुजराती। जेनो काम अभी एनो था, सीधे डेफिनेटली फिर भी आपने गुजराती ट्राई किया। इट वाज वे गुड। सर आपने जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां थी और इन सब चीजों को दूर करके जो सही जानकारी थी, सटीक जानकारी थी, वो हम सभी तक पहुंचाने का आपने बहुत सुंदर सफल प्रयास किया। सर पूरा कच्छ पाटीदार समाज और युवक मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से आपके आभारी हैं। और आगे भी इस तरीके की कभी भी कोई रिक्वायरमेंट अगर कहीं जनरेट होती है तो आप हमारे उसी तरीके से काम आते रहेंगे सर, जैसा आपका हमेशा से सहयोग हमको मिलता रहा है। मैं और आप लोगों के लिए सदा मैं तत्पर हूँ, हाजिर हूँ, 24 घंटे अवेलेबल हूँ, जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर आप निशांत, यू कैन गिव द नंबर, और नटू भाई कैन गिव द नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी। और जो भी रहा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो डेफिनेटली मच, डेफिनेटली मैं सर, आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और सर युवा आज युवा संगठन का खासकर। थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं और ये निगेटिव नाम की जो ये कोरोना बीमारी है इसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। और वैसे तो सर सामाजिक संगठन है, हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और सामाजिक जो ये है भावना है उस वजह से जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा बनी हुई रहती है। लेकिन इस बार जो सामाजिक जो दूरी हो गई इस वजह से हम लोग जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये अकेलापन भी शुरू हो गया है। तो इसे भी हम कुछ ना कुछ नए नए तरीके निकाल के इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हंसी खुशी के साथ में जो आपने सिंड्रोम की बात की, जो क्या बोलेंगे उसको सर, आई एम मिसिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन उससे जो खुशी का माहौल जो पैदा होगा उससे भी डेफिनेटली कोरोना को हराने में सबको आसानी मिलेगी। और आपका साथ और सहयोग सर हमेशा सोसाइटी के साथ रहा ही है और आगे भी रहेगा। आप आपका तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही सर पूरे हमारे समाज के जो लोग इसमें जुड़े और जो भी हालांकि थोड़ी सी तकनीकी खामियां रही, उन सब चीजों को भूल कर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है सर, ये इसके माध्यम से सोशल मीडिया के ही माध्यम से काफी लोगों तक, जन जन तक पहुंचे और वहां तक कोरोना को लेके जो भ्रांतियां हैं वो दूर होकर सटीक जानकारी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर आप सभी लोगों का, आपका और आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े इस जूम ऐप के माध्यम से, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। खूब खूब धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी।